की शुरुआत वैन नेफ्ट्रियो नाम के एक लड़के से होती है। अपने पिछले जीवन में वह इतना ज्यादा काम करता है कि बेचारे की मौत ही हो जाती है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो उसे पता चलता है कि अब वह सिर्फ 2 साल का एक बच्चा है। और अच्छी बात यह है कि उसे अपने पिछले जीवन की सारी बातें याद है। साथ ही उसे इस शरीर के असली मालिक के यादें भी मिल जाती है। कुछ देर के बाद उसकी मुलाकात अपनी नौकरानी से होती है। नौकरानी ये सब देखकर हैरान रह जाती है कि इतनी छोटी उम्र में वैन बिल्कुल बड़े लोगों की तरह साफ साफ बात कर रहा था। वह अपने परिवार के सभी लोगों के नाम भी सही बता देता है, जिससे सब लोग काफी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि भाई इतना छोटा सा बच्चा और उसे अपने फैमिली के सभी मेंबर्स के नाम पता है। ये सच में एक शॉकिंग बात है। इसके बाद हम उसके परिवार से मिलते हैं। उसके 3 बड़े भाई हैं। सबसे बड़ा भाई मार्सिया, उसके बाद यार्ड और फिर सेरो। उनके पिता इस इलाके के शासक है। खाने की मेज पर माहौल थोड़ा गंभीर होता है। वैन के पिता अपने बेटों से पूछते हैं कि आज उन्हें कौन कौन से काम करने हैं। अब सभी भाई घबराते हुए अपने अपने काम बताने लग जाते हैं, लेकिन जब वैन की बारी आती है तो उसका जवाब सबको चौंका देता है। वह कहता है कि उसे इस देश की संस्कृति और इतिहास के बारे में सीखना है, क्योंकि एक 2 साल के बच्चे के मुंह से ऐसी बात सुनकर उसके भाई भी हैरान रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वैन बहुत ही होशियार है और आगे चलकर परिवार का नाम रोशन करेगा। अब उन्हें उस दिन का इंतजार है जब वैन 8 साल का होगा और उसका मैजिक टेस्ट होगा। फिर हमें इस दुनिया के बारे में एक जरूरी बात पता चलती है। यहाँ जादू की शक्ति बहुत मायने रखती है, खासकर बड़े और अमीर परिवारों के लिए। लोगों का मानना है कि अच्छे शासक के पास आग, पानी, हवा या धरती जैसे ताकतवर जादू होने चाहिए, ताकि वे अपने लोगों की रक्षा कर सके। अगर किसी के पास इन तत्वों के अलावा कोई दूसरी तरह की शक्ति निकल जाए तो उसे लोग अच्छा नहीं मानते और उसे वीक समझा जाता है। हमें पता चलता है कि वैन के पिता और उसके तीनों भाइयों के पास आग, पानी, हवा और धरती चारों तत्वों की जादुई शक्ति है। इसलिए परिवार को वैन से काफी उम्मीदें हैं। इसके बाद वैन नौकरानियों से इस दुनिया के बारे में बहुत सारी चीजें पूछता है। तभी उसे पता चलता है कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा एल्फ और ड्वार्फ जैसी दूसरी जातियां भी रहती है। साथ ही यहाँ ऐसे खास जादुई पत्थर भी होते हैं जो जादुई ऊर्जा को अपने अंदर जमा करके रख सकते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि उनकी बातचीत को घर का मुख्य बटलर बीच में ही रोक देता है। उसका नाम स्पार्टा होता है। वह वैन से पूछता है कि उसे अब तक पढ़ाई की कितनी बातें याद है। वैन बताता है कि उसे अक्षर अभी थोड़े मुश्किल लगते हैं, लेकिन जोड़ घटाना अच्छी तरह उसे आता है। यह सुनकर स्पार्टा उसकी परीक्षा लेने का फैसला करता है। वह पूछता है 3+2 कितना होता है। हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि स्पार्टा उसे काफी डरावना लगता है, पर फिर भी वह सही जवाब दे देता है। इसके बाद स्पार्टा ऐलान करता है कि अब से वही उसका शिक्षक होगा और यहीं से वैन की असली मुसीबतें शुरू हो जाती हैं। स्पार्टा उसे बहुत सारी पढ़ाई करवाता है, लेकिन उसकी मेहनत रंग लाती है और सिर्फ एक ही हफ्ते में वैन इस दुनिया की भाषा पढ़ना और लिखना सीख जाता है। ऐसे ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और अब वैन 4 साल का हो चुका होता है। इसके बाद उसकी तलवारबाजी की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसकी ट्रेनिंग एक नौकरानी करती है जिसका नाम टिल है। पहले ही ट्रेनिंग में टिल उसे बुरी तरह हरा देती है और उसका मजाक भी उड़ाती है। हम देखते हैं कि हारने के बाद वैन गुस्से में उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है, लेकिन बाकी नौकरानियां टिल को डांटने लगती है। वे उसे याद दिलाती है कि किसी रईस परिवार के बच्चे का मजाक उड़ाना बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। फिर वे वैन से कहती है कि उसे टिल को सजा देनी चाहिए। अब ये सुनकर टिल भी डर जाती है, लेकिन वैन उसे कोई बड़ी सजा नहीं देता। हम देखते हैं कि वह उसके माथे पर हल्की सी एक चपेट मारता है और कहता है कि उसके लिए इतनी सजा काफी है। भाई ये सही था, बट हम देखते हैं कि बाकी नौकरानियां इससे सेटिस्फाई नहीं होती। लेकिन हम देखते हैं कि वैन अपना फैसला नहीं बदलता। इसके बाद पूरा 1 साल उसकी तलवारबाजी की प्रैक्टिस में गुजर जाता है। जब वह 5 साल का होता है तब तक उसकी ताकत और कौशल इतने बढ़ चुके होते हैं कि वह सेना के बड़े बच्चों के साथ बराबरी से लड़ सकता है। असल में वैन के पास पिछले जीवन का एक्सपीरियंस और समझ भी है, इसलिए उसे बच्चों की हर चाल पहले से समझ आ जाती है। उनके हमले उसके लिए आसानी से पढ़े जा सकते हैं। लेकिन उसकी सबसे खास बात सिर्फ उसकी ताकत नहीं होती। सबसे ज्यादा लोग इस बात से प्रभावित होते हैं कि वह आम लोगों के साथ भी बहुत अच्छे से घुल मिल जाता है और उनके साथ सम्मान से पेश आता है। वैन अपने बाकी भाइयों से बिल्कुल अलग था। उसके भाई अक्सर लोगों को उनकी गरीबी या नीची हैसियत की वजह से कम समझते थे, लेकिन वैन हर किसी के साथ बराबरी और सम्मान के साथ पेश आता था। एक दिन ट्रेनिंग के बाद जब वह आराम कर रहा था, तभी सेना के उप कमांडर डी उसके पास आते हैं। वह वैन के हाथों को ध्यान से देखते
हैं और हैरान रह जाते हैं। उसके हाथ बिल्कुल नाजुक थे। अब यहाँ पर डी सोचने लग जाता है कि शायद वैन रात में छुपकर भी ट्रेनिंग करता होगा, लेकिन वैन बताता है कि पढ़ाई ही उसे इतना थका देती है कि रात में उसके पास कुछ और करने के लिए ताकत ही नहीं बचती। तब डी उसे बताते हैं कि लोगों के बीच ये चर्चा है कि स्पार्टा उससे बाकी बच्चों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा पढ़ाई करवाता है। अब ये सुनकर वैन भी हैरान रह जाता है। फिर डी कहते हैं कि अगर वैन तलवारबाजी में और आगे बढ़ना चाहता है तो उसे स्पार्टा से बात करनी चाहिए। उसके अनुसार स्पार्टा चाहता है कि वैन हर कला में सबसे आगे रहे। वही डी का सपना है कि वह वैन को पूरे राज्य का सबसे महान तलवारबाज बनाए। अब यहाँ पर वैन दोनों की मान रखता है। वैन कहता है कि उसे पढ़ाई भी पसंद है और तलवारबाजी भी, इसलिए वह दोनों में मेहनत करना चाहेगा। अब डी उसकी बात समझ जाते हैं, लेकिन फिर वह कहते हैं कि अब से उसकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी वह खुद संभालेंगे। वह वैन को भरोसा दिलाते हैं कि ज्यादा सख्ती नहीं करेंगे क्योंकि वह अभी सिर्फ एक बच्चा है। हालांकि वैन को तुरंत समझ में आ जाता है कि यह बात पूरी तरह से झूठ है। अब जैसे ही डी की खास ट्रेनिंग शुरू होती है, वैन को पता चलता है कि डी भी स्पार्टा की तरह ही एक अलग ही किस्म का इंसान है। वह पूरे दिन उसे कठिन अभ्यास करवाता है, यहाँ तक कि आराम के समय भी उसे ऐसे खड़े रहने के लिए कहता है जिससे आराम भी हो और ट्रेनिंग भी चलता रहे। आगे डी उसे हिम्मत देने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वैन की हालत खराब हो जाती है। फिर भी वह सोचता है कि इस नई जिंदगी में उसे हर दिन कुछ नया सीखने और मजे करने को ही मिल रहा है। एक दिन हम देखते हैं कि डी कुछ अजीब से डांस जैसे मूव करने लगते हैं, जिन्हें देखकर वैन मन ही मन हंसने लग जाता है। उसी समय वह फैसला करता है कि इस दूसरी जिंदगी को वह पूरी तरह जिएगा और हर पल का आनंद उठाएगा। अब देखते ही देखते 1 साल और गुजर जाता है। अब वैन 6 साल का हो चुका है और पूरे इलाके में लोग उसे एक जीनियस बच्चा कहकर बुलाने लगे हैं। लेकिन लगातार पढ़ाई और तलवारबाजी की ट्रेनिंग ने उसे पूरी तरह से थका दिया था। इसलिए एक दिन वह टिल के साथ चुपके से शहर के बाजार घूमने निकल जाता है। उसके मन में एक ही ख्याल था, अब मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए और आराम की जिंदगी जीनी है। बाजार में घूमते हुए उसकी नजर एक बहुत बड़ी इमारत पर पड़ती है। वह टिल से पूछता है कि यह क्या है। टिल बताती है कि यह ग्रेट मैरी कंपनी है, जो पूरे राज्य की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्थाओं में से एक है। इसकी शाखाएं पूरे राज्य में फैली हुई है। इसी बीच उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो एक छोटे लड़के को रस्सी से बांधकर ले जा रहा था। जब वह आदमी देखता है कि वैन उसे घूर रहा है तो वह उल्टा पूछ बैठता है, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? अब उस आदमी का यह बर्ताव देखकर वैन के साथ आए नए सैनिक तुरंत सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उसने उनके युवा मालिक से ठीक तरह से बात ही नहीं की थी। लेकिन वैन उन्हें रोक देता है। वह किसी तरह का हंगामा नहीं चाहता था। फिर वह शांत होकर उस आदमी से पूछता है, तुम इस बच्चे को बांधकर क्यों ले जा रहे हो? वैन के सवाल का जवाब देते हुए वह आदमी कहता है कि यह उसका बेटा है और वह उसके साथ जो चाहे वह कर सकता है। फिर वह बताता है कि वह अपने बेटे को गुलाम के रूप में बेचने जा रहा है। अब यह सुनकर वैन हैरान रह जाता है। तब टिल उसे समझाती है कि इस दुनिया में कई गरीब परिवार इतने परेशान होते हैं कि अपने बच्चे का पेट भरने के लिए उन्हें गुलाबी में बेच देते हैं। उनके लिए यही आखिरी रास्ता बचता है। उसी समय गुलाबी बालों वाली एक लड़की वैन को पहचान लेती है। वह हैरान होकर कहती है कि क्या वह मार्किस के परिवार का बेटा है। अब यहाँ पर वैन सोचने लग जाता है कि उसने उसे कैसे पहचान लिया। तभी टिल परिवार का निशान दिखाती है और वैन को पूरी बात समझ में आ जाती है। वह लड़की अपना नाम रोजाली बताती है। वह ग्रेट मैरी कंपनी में काम करती थी। वह स्माइल करते हुए वैन को अंदर आने और जो चाहे खरीदने का इनविटेशन देती है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही उस आदमी को पता चलता है कि वैन मार्किस के परिवार से है, वह घबरा जाता है। वैन फिर रोजाली से पूछता है कि अगर वह लड़का गुलाम के रूप में बेचा जाए तो उसकी कीमत कितनी होगी। अब यहाँ पर रोजाली लड़के को ध्यान से देखती है और उसके पिता से पूछती है कि उसके पास किस तरह की जादुई क्षमता है। उसका पिता जवाब देता है कि उसके बेटे में चोरी से जुड़ी जादुई क्षमता है और इसी वजह से उसकी कोई खास कीमत नहीं है और उसे 3 बड़े चांदी के सिक्के भी मुश्किल से मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि यह सुनते ही वह आदमी गुस्से से पागल हो जाता है और अपने ही बेटे पर झपट पड़ता है। उसे लगता है कि उसका बेटा बहुत ही नकारा और बेकार इंसान है। अब रोजाली तुरंत उसे रोकने की कोशिश करती है और पूछती है कि वह अपने बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वह आदमी उसे भी बीच में न पड़ने के लिए कह देता है। पर हम देखते हैं कि तभी वैन आगे बढ़ता है और सबको चौंकाते हुए कहता है, सुनो, मैं इस बच्चे को 5 बड़े चांदी के सिक्के में खरीदना चाहता हूँ। अब इसके बाद टिल तुरंत पैसा दे देती है। पैसा मिलते ही वह आदमी बिना समय बर्बाद किए हुए वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वैन उस लड़की के पास जाता है, उसकी रस्सियाँ खोलता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। जब वह उसका नाम पूछता है तो वह लड़का बताता है कि उसका नाम कैम्सन है। अब वैन मुस्कुराते हुए कहता है कि अब वह आजाद है और जहाँ चाहे जा सकता है। दोस्तों, वैन सच में ही एक बहुत ही अच्छा इंसान है। आगे हम देखते हैं कि कैम्सन के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसके
उसके पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। इसलिए वैन उससे पूछता है कि क्या वह उसके साथ हवेली में चलना चाहेगा। हालांकि साथ खड़े एक गार्ड को इस बात पर शक था। वह कहता है कि मार्किस शायद किसी अजनबी को हवेली में रहने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन अगर उसे गुलाम के रूप में लाया जाए तो शायद बात बन सकती है। अब ये सुनकर वैन थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वह कैम्सिन से पूछता है कि क्या वह इस शर्त पर उसके साथ चलना चाहेगा। अब कैम्सिन बिना कुछ सोचे उसे तुरंत हाँ कह देता है। इसके बाद वे उसके लिए नए कपड़े खरीदने की तैयारी करते हैं, लेकिन उससे पहले रोजाली गुलामी का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होता है, कैम्सिन के हाथों पर एक खास निशान उभर आता है। रोजाली समझाती है कि जब तक ये समझौता रहेगा, ये निशान भी उसके हाथ पर रहेगा। फिर वह मुस्कुराकर कहती है क्योंकि वैन पहली बार उनकी कंपनी में आया है, इसलिए वह ये सेवा मुफ्त में दे रही है। अब वैन उसे दिल से थैंक यू कहता है। ये सुनकर रोजाली पूरी तरह से हैरान रह जाती है, क्योंकि आमतौर पर कोई बड़ा रईस किसी नॉर्मल स्टाफ को धन्यवाद नहीं कहता था। अब इसके बाद वह शर्माते हुए जल्दी से वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद कैम्सिन अब वैन की हवेली में काम करने लगा था। एक दिन वह वैन के पास आता है और उसे बताता है कि उप कमांडर डी उसे ढूंढ रहे हैं। अब ये सुनकर वैन तुरंत मजाक में कैम्सिन को रिश्वत देते हुए कहता है कि वह किसी को न बताए कि वह यहाँ छुपा हुआ है। लेकिन कैम्सिन स्माइल करते हुए कहता है कि उसे पहले से ही पता होना चाहिए कि यह तरीका काम नहीं करेगा। तभी वैन उसे नई दस्तानों के बारे में पूछता है। कैम्सिन कहता है कि उसे अपने हाथ पर बने निशान को दिखाने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि वह अपने मालिक के साथ बने रिश्ते पर गर्व करता है। लेकिन जैसे ही वैन याद दिलाता है कि उसने ये दस्ताने खास तौर पर उसके लिए खरीदे थे, कैम्सिन तुरंत उसे पहन लेता है। उधर हवेली में लोग लगातार वैन को ढूंढ रहे थे। ये देखकर वैन फौरन कमरे से बाहर निकल जाता है और जोर से कहता है, अरे मैं यहाँ नहीं हूँ। अब उसकी यह बात सुनकर आसपास के सभी लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। लेकिन वैन की यह चाल ज्यादा देर तक नहीं चलती। डी तुरंत उसके चेहरे पर लगे कुकी के टुकड़े देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि वैन ने कैम्सिन को रिश्वत देकर झूठ बुलवाया था। इसके बाद दोनों के बीच थोड़ी बहस होती है, नॉट सीरियस, हंसी मजाक टाइप में। और आखिर में डी फैसला करते हैं कि सजा के तौर पर कैम्सिन को अपनी जगह ट्रेनिंग पर भेज देंगे, जबकि वैन उसे माफी मांगता है। इसी तरह समय बीतता रहता है और आखिरकार वह दिन आ जाता है जिसका सभी को इंतजार था। वैन अब 8 साल का हो चुका था और उसकी जादुई क्षमता की परीक्षा होने वाली थी। पूरे इलाके के लोग को उम्मीद थी कि वह कोई असाधारण शक्ति हासिल करेगा। आखिर बचपन से ही उसे जीनियस कहा जाता था, लेकिन टेस्ट का परिणाम आते ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। सबको पता चलता है कि वैन के पास आग, पानी, हवा या धरती जैसे किसी भी जादुई तत्व की शक्ति नहीं है। उसके पास सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक की क्षमता है। और गाइस, ये एक ऐसी जादुई शक्ति थी जिसे लोग सबसे बेकार मानते थे। इसकी मदद से तलवार, गहने या दूसरी चीजें बनाई जा सकती थी, लेकिन लोगों का मानना था कि ये काम बिना जादुई के भी किया जा सकता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह इस शक्ति से लड़ नहीं सकता था और न ही लोगों की रक्षा कर सकता था। अब ये सुनकर उसके पिता का चेहरा उतर जाता है। वह गुस्से में कहते हैं कि वैन ने उन्हें निराश कर दिया है और उसे उम्मीद लगाना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब ये सुनकर वैन घबरा जाता है कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है कि उसके पिता गुस्से में अपनी तलवार तक पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी सबसे बड़े भाई मार्सिया बीच में आ जाते हैं। उसके फादर गुस्से से पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है। तब मार्सिया बताते हैं कि सीमा के पास एक छोटा सा गांव है जो अपनी खराब जगह की वजह से कभी विकसित हो ही नहीं पाया। उस गांव में सिर्फ लगभग 100 लोग रहते हैं और वहाँ कोई खास व्यापार या उत्पादन भी नहीं होता। गांव के उत्तर में बड़े बड़े पहाड़ है जिनमें काफी संसाधन मौजूद है, लेकिन वहाँ खतरनाक जादुई राक्षस रहते हैं। एक तरफ फर्डिनेंट काउंटी की सीमा है और दूसरी तरफ दुश्मन देश एनेडा का इलाका। इसी वजह से वह गांव सिर्फ कभी कभी सैन्य अभ्यास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब मार्सिया सुझाव देते हैं कि वैन को उस गांव का शासक बनाकर वहां भेज दिया जाए। हम देखते हैं कि उसके पिता कुछ देर सोचते हैं, पर वो आखिर में मान जाते हैं। उन्हें लगता है कि वह इलाका अभी पूरी तरह परिवार के नियंत्रण में नहीं है। अगर मुख्य परिवार का कोई सदस्य वहां रहेगा तो शायद लोगों की वफादारी मजबूत हो जाएगी। इसके बाद वह वैन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, आज से उस गांव की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जितनी जल्दी हो सके वहां जाने की तैयारी करो। फिर वह मार्सिया की तारीफ करते हुए कहते हैं, उसने इस बेकार इंसान के लिए अच्छा उपयोग ढूंढ लिया है। अब ये सुनकर वैन को काफी बुरा लगता है। बेचारे का
दिल ही टूट जाता है, लेकिन कम से कम उसकी जान बच जाती है। कुछ देर के बाद जब बाकी लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब मार्सिया वैन से माफी मांगता है। वह कहता है कि वह अपने छोटे भाई को इस हालत में नहीं देख सकता था, इसलिए उसने जल्दी में ये प्लानिंग की। लेकिन वैन उसकी बात सुनकर स्माइल करने लग जाता है। वह उससे कहता है कि अगर मार्सिया बीच में नहीं आता तो शायद आज वह जिंदा ही नहीं होता। मार्सिया जवाब देता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भले ही वह ज्यादा मदद न कर सके, लेकिन जहाँ तक संभव होगा वह अपने छोटे भाई का साथ देगा। दोस्तों, यही तो एक इंसान को चाहिए होता है, इससे ऊपर है ही क्या चीज। अब अगले दिन हम देखते हैं कि टिल इस पूरे मामले से बहुत नाराज दिखाई देती है। उसका मानना था कि सिर्फ जादुई शक्ति ही किसी इंसान की कीमत तय नहीं करती। भले ही वैन के पास लड़ाई वाली जादुई क्षमता नहीं थी, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान, दयालु और मेहनती था। टिल के लिए उसका युवा मालिक अभी भी एक ऐसा इंसान था जिसकी तारीफ की जानी चाहिए, न कि उसे बेकार समझकर दूर भेज दिया जाए। टिल को अंदर ही अंदर लगता है कि वैन के साथ बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास कोई लड़ाई वाली जादुई शक्ति नहीं है। उसे एक दूर दराज के गाँव में भेजा जा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि वैन उतना दुखी नहीं होता। वह मुस्कुराकर टिल से कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच तो यह है कि वह इस बात को लेकर काफी उत्साहित है। उसका मानना था कि अब उसे पहले की तरह लगातार पढ़ाई और ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी, साथ ही वह उस गांव को अपने तरीके से विकसित कर सकेगा और आराम से खुशहाल जिंदगी जी पाएगा। कुछ देर के बाद वह देखता है कि उसका सारा सामान गाड़ियों में रखा जा रहा है, क्योंकि उसके पिता ने उसके साथ कोई आधिकारिक सुरक्षा दल नहीं भेजा था। इसलिए उसके बड़े भाई मार्सिया ने अपनी तरफ से 10 एडवेंचरर्स को उसकी सुरक्षा के लिए भेजा था। ये देखकर वैन अपने भाई को दिल से थैंक यू कहता है। वह उसे कहता है कि वह उसका यह कर्ज कभी नहीं उतार पाएगा। वैन अभी इस बात से उबर ही नहीं पाया था कि तभी डी वहाँ पहुँच जाता है। डी कहता है कि वह भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि वैन की तलवारबाजी की ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई है। हालांकि वैन चाहता था कि डी यहीं रुक जाए, लेकिन डी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। वैन को बताया गया था कि उसे कोई भी सूरवीर या सैनिक नहीं मिलेगा, लेकिन डी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह बाकी लोगों को आदेश देता है कि यात्रा की तैयारी पूरी कर ले। पर यही नहीं, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि स्पार्टा भी वहाँ पहुँच जाता है। वह बताता है कि उसने डिसाइड कर लिया है कि अब वह रिटायर हो जाएगा, क्योंकि उसका उत्तराधिकारी तैयार है। साथ ही वह अपनी बाकी जिंदगी वैन की पढ़ाई पर नजर रखते हुए बिताना चाहता है। अब ये सुनकर वैन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। भाई, ये दोनों आखिर पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे उसका? जीने दो भाई उसे अपनी लाइफ। इसके बाद उनकी यात्रा शुरू हो जाती है। रास्ते में वैन सोच रहा था कि यह सफर काफी शांत रहेगा, क्योंकि उसके पिता नहीं चाहते थे कि लोगों को पता चले कि उसे उसके परिवार से दूर भेजा जा रहा है। लेकिन तभी एक छोटी लड़की उससे पूछती है, आप शहर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अब वैन यहाँ पर चौंक जाता है। वह उससे पूछता है कि यह बात उसे कैसे पता चली। अब लड़की सामने की ओर उसे इशारा करती है। वहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा थी और हर तरफ बैनर लगे हुए थे। असल में दोस्तों, पूरा शहर उसे विदा करने आया था। अब यह देखकर वैन दंग रह जाता है। तभी एक सैनिक उसे बताता है कि यह सब उप कमांडर डी का आइडिया था। डी को लगा कि वैन जैसे इंसान को चुपचाप शहर से भेजना ठीक नहीं होगा, कम से कम उसे सम्मान के साथ विदाई मिलना चाहिए। वैन तुरंत कहता है कि उसके पिता ने साफ आदेश दिया था कि इस बात का प्रचार नहीं होना चाहिए। अब सैनिक थोड़ा शर्माते हुए जवाब देता है, समस्या ये है कि मास्टर डी अभी सो रहे हैं, जब वे उठेंगे तब शायद बैनर हटाने का आदेश देंगे। अब जब वैन दूर देखता है और पाता है कि डी खुद बहुत ही जोर जोर से उसे अलविदा कह रहा है। अब ये देखकर सैनिक भी शर्म से अपना सिर झुका लेता है। आखिरकार वैन पूरे शहर के प्यार और सम्मान के साथ अपनी नई जिंदगी की ओर रवाना हो जाता है। अब यात्रा के दौरान अपनी प्रोडक्शन मैजिक को भी परखने की कोशिश करता है। उसे उम्मीद थी कि भले ही यह लड़ाई में काम न आए, लेकिन शायद किसी और तरीके से यूजफुल साबित हो जाएगा। इसी बीच वह कैम्सन के बारे में सोचता है। वैन को लगता है कि उसके साथ रहना कैम्सन के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए वह उससे कहता है कि शायद सबसे अच्छा यही होगा कि उनका गुलामी वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाए और वह मार्सिया के साथ काम करने लग जाए। लेकिन कैम्सन तुरंत मना कर देता है। वो बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी आपकी सेवा करने की कसम खाई है, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। अब यह सुनकर वैन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है, क्योंकि इस मुश्किल समय में कैम्सन बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ खड़ा था। अब वैन को अच्छी तरह से समझ आ गया था कि कैम्सन बहुत ही वफादार इंसान है। अगर उसे कोई आदेश दिया जाए तो वह उसे पूरा करने के लिए अपनी जान तक लगा देगा। लेकिन तभी उनकी यात्रा के बीच अचानक गाड़ी रुक जाती है। कुछ सैनिक घबराते हुए आकर बताते हैं कि जिस गांव की तरफ वे जा रहे हैं उन पर डाकुओं ने हमला कर दिया है।
यह खबर सुनते ही सभी लोग इकट्ठा होकर सिचुएशन पर चर्चा करने लगते हैं। पता चलता है कि लगभग 50 डाकू गांव पर हमला कर रहे हैं, जबकि उनके पास लड़ने के लिए बहुत कम लोग हैं। अब डी तुरंत उन्हें सजेशन देता है कि सभी मिलकर गांव की मदद करने चले, लेकिन एडवेंचरस के नेता को यह बिल्कुल भी मंजूर नहीं होता। वह साफ कहता है कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ वैन को सुरक्षित पहुंचाने की है, किसी गांव के लिए लड़ना नहीं। अब यह सुनकर डी गुस्से में आ जाता है। वह कहता है कि वह गांव अब उनके युवा मालिक का इलाका है और वह चुपचाप खड़े होकर उसे बर्बाद होते नहीं देख सकता। पर फिर भी हम देखते हैं कि एडवेंचरस का नेता अपना फैसला नहीं बदलता। उनका कहना था कि वह ऐसे मिशन नहीं लेता जिनमें उसके लोगों की जान खतरे में पड़ जाए। बेचारा डी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। आखिरकार वह कहता है कि कम से कम वे लोग वैन की सुरक्षा करे, जबकि वह अपने सैनिक के साथ जाकर डाकुओं से लड़ेगा। इस पर एडवेंचरस का नेता मान जाता है, लेकिन तभी स्पार्टा बीच में बोल पड़ता है। वह कहता है कि अगर डी इस लड़ाई में मारा गया तो गांव का भविष्य खत्म हो जाएगा। फिर वह सबको एक बड़ा राज बताता है। वह सिर्फ एक बूढ़ा बटलर नहीं था, बल्कि चारों तत्वों का शक्तिशाली जादूगर भी था। वह कहता है कि सभी लोग उसकी ताकत पर भरोसा करें। उसकी योजना थी कि वह सबसे पहले एक विशाल रक्षात्मक दीवार खड़ी करेगा, जिससे डाकुओं का ध्यान उसकी तरफ चला जाए। उसी समय डी और उसके लोग किनारों से हमला करेंगे और दुश्मनों को घेर लेंगे। अब यह प्लानिंग सुनकर सभी लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन वैन टेंस्ड होकर स्पार्टा से पूछता है कि क्या वह सच में लड़ाई में रुकना चाहता है। स्पार्टा स्माइल करते हुए हाँ कहता है। वह कहता है कि अब वह बूढ़ा हो चुका है और शायद यह आखिरी मौका हो जब उसकी पुरानी हड्डियां कुछ कमाल दिखा सके। फिर वह वैन से एक बार उसे अपनी मर्जी से काम करने देने की विनती करता है। अब यह सुनकर वैन गहरी सोच में पड़ जाता है। वह जानता था कि स्पार्टा ने पूरी जिंदगी उसके परिवार की सेवा की है। वह ये भी जानता था कि डी और बाकी सैनिक मुख्य परिवार के सबसे भरोसेमंद लोग हैं। अगर उनमें से किसी को कुछ हो गया तो उनके नए इलाके का विकास लगभग असंभव हो जाएगा, और अगर वह अपने इलाके को संभाल नहीं पाया तो उसके पिता उसे कभी माफ नहीं करेंगे। अब कुछ पल सोचने के बाद वैन अचानक एक फैसला सुनाता है। वह कहता है कि चारे का काम वह खुद करेगा। अब ये सुनकर टिल जोर से चिल्ला पड़ती है। उसे यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। वह किसी भी हालत में अपने युवा मालिक को खतरे में नहीं डालना चाहती थी, लेकिन वैन उसे बीच में रोक देता है। वह शांत आवाज में कहता है उसी को करना होगा। उसकी प्लानिंग थी कि वह सामने से डाकुओं का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा, जबकि बाकी लोग किनारों से हमला करेंगे। हम देखते हैं कि सब लोग उसे पागल समझने लग जाते हैं, लेकिन वैन उन्हें शांत रहने के लिए कहता है। वह याद दिलाता है कि वह रोजाना राज्य के उप कमांडर डी से तलवारबाजी की ट्रेनिंग लेता है, इसलिए वह इतना कमजोर नहीं है जो आसानी से मर जाए। फिर वह एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर सभी चुप हो जाते हैं। वह कहता है अगर मैं सच में मर भी गया तो अपने लोगों की रक्षा करते हुए मरूंगा। एक शासक के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। इसके बाद वह और भी आगे बढ़कर कहता है कि अगर उसकी मौत हो जाए तो कोई उसकी लाश को बेचने की कोशिश न करे, क्योंकि अगर किसी को उसकी असली पहचान नहीं पता चलेगी तो उसके परिवार पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। अब यह सुनकर सभी लोग सुन पड़ जाते हैं, खासकर एडवेंचरस का नेता। वह वैन को ध्यान से देखने लगता है। उसे याद आता है कि इस मिशन को लेने से पहले वह कितना नाराज था। उसे लगता था कि किसी रईस परिवार के बच्चे को सुरक्षा देना बहुत झंझट वाला काम होगा। उसकी नजर में सभी रईस घमंडी होते थे, आम लोगों को नीचा समझते थे और एडवेंचरस की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे। लेकिन अब उसके सामने खड़ा यह 8 साल का लड़का उन सभी धारणाओं को गलत साबित कर रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद वैन बाकी सभी रईसों से बिल्कुल अलग है। एडवेंचरस के बाकी साथी भी आखिरकार लड़ाई में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब वे अपने नेता से पूछते हैं कि उसने यह मिशन आखिर एक्सेप्ट क्यों किया था। वह जवाब देता है कि उनका इरादा कुछ समय तक इसी इलाके में रहने का था, इसलिए उसने यह काम ले लिया। उसी समय वैन उनकी बातचीत के बीच आ जाता है और पूछता है कि क्या वही उसकी सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाला है। वैन उसे ध्यान से देखता है और उसकी ताकत की तारीफ करते हुए कहता है कि वह किसी अनुभवी एडवेंचर जैसा लगता है। अब ये सुनकर एडवेंचरस का नेता हैरान रह जाता है। उसका नाम आर्जो था। वह मन ही मन सोचता है कि शायद सभी रईस एक जैसे नहीं होते। प्रेजेंट में लौटते हुए आर्जो अपने साथियों से कहता है कि इस बार वे पूरी ताकत से लड़ेंगे। अगर एक छोटा बच्चा अपने लोगों के लिए जान देने को तैयार है तो वह खुद पीछे हटकर शिकायत नहीं कर सकता, वरना उसके साथी ही उसे नफरत करने लगेंगे। आर्जो के साथी भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। वे हंसते हुए कहते हैं कि यह पहली बार है जब उन्होंने किसी रईस को इतना बहादुर और जिम्मेदार देखा है। अब तक जितने भी रईस उनसे मिले थे वे या तो आलसी थे या फिर बेहद घमंडी और मूर्ख। इसी दौरान एक हरे बालों वाली लड़की आगे आती है। उसका नाम प्यूरल था। वह कहती है कि अगर
वैन इतना बड़ा रईस होकर भी अपने हर साथी का नाम याद रख सकता है तो वह ऐसा इंसान है जिस पर अपनी जान तक भरोसा किया जा सकता है। इसके बाद आर्जो, डी और स्पार्टा अपनी अपनी जगह संभाल लेते हैं। स्पार्टा वैन को चेतावनी देता है कि लड़ाई खत्म होने के बाद वह उसे एक शासक की असली जिम्मेदारियों के बारे में जरूर सिखाएगा। फिर वह अपनी रणनीति बदलने का फैसला करता है। वह कहता है कि अब वह एक बड़ी दीवार खड़ी करेगा और सभी लोग अलग अलग दिशाओं से हमला करेंगे। इतना कहकर स्पार्टा अपना जादू इस्तेमाल करता है। उसकी ताकत देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। जो लोग सिर्फ उसे एक बूढ़ा बटलर समझते थे उन्हें अब पता चल रहा था कि वह कितना शक्तिशाली जादूगर है। कुछ ही पलों में विशाल दीवार खड़ी हो जाती है। इसके बाद तीरों की बारिश शुरू हो जाती है और असली लड़ाई छिड़ जाती है। डी तो मानो तूफान की तरह दुश्मनों पर टूट पड़ता है। जो भी उसके रास्ते में आता वह उसे आसानी से हरा देता है। लड़ाई के बीच आर्जो अपने एक साथी को कहते हुए सुनाता है कि अगर उसने वैन की सुरक्षा का काम नहीं लिया होता तो वह खुद यह जिम्मेदारी उठा लेता। अब आर्जो स्माइल करते हुए आंसर देता है कि वैन फ्यूचर में बहुत बड़ा इंसान बनेगा, यहाँ तक कि उसे उम्मीद है कि एक दिन वह पूरे राज्य का राजा भी बन सकता है। अब इसके बाद एडवेंचरस और सूरवीर पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं। चारों तरफ से घिर जाने के कारण डाकू घबराने लगते हैं। डी अपनी डरावनी आभा का इस्तेमाल करता है जिससे दुश्मनों का हौसला पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाकू का नेता दीवार के पीछे वाले हिस्से तक पहुंच जाता है। वहाँ उसकी नजर प्यूरल पर पड़ती है और वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है। प्यूरल कुछ समझ पाती उससे पहले ही वैन बीच में आ जाता है। वह तेजी से हमला करके डाकू सरदार के पैरों को घायल कर देता है। अब वह ठीक से हिल भी नहीं सकता था। उसी मौके का फायदा उठाकर कैम्सिन आगे बढ़ता है और एक ही वार में डाकू सरदार को खत्म कर देता है। अब सरदार नेता के गिरते ही बाकी दुश्मनों का मनोबल और भी टूट जाता है। इसके बाद वैन दूर लड़ रहे योद्धाओं को आवाज लगाकर वार्निंग देता है कि दुश्मन उस तरफ इकट्ठा होने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए उन्हें सामने वाले मोर्चे पर पूरी नजर रखनी होगी। प्यूरल ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। वह सोचने लग जाती है कि आखिर ये 8 साल का लड़का है कौन। उसकी समझ, बहादुरी और नेतृत्व क्षमता किसी बड़े एक्सपीरियंस नेता जैसी लग रही थी। अब आखिरकार लड़ाई का पहला चरण खत्म हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने आधे से ज्यादा डाकुओं को हरा दिया था और उनकी तरफ से एक भी आदमी नहीं मरा था। दोस्तों यह जीत सभी के लिए बेहद हैरान करने वाली थी। अब लड़ाई खत्म होने के बाद आर्जो अपने साथियों से कहता है कि अब उन्हें सिर्फ इनाम लेना है और उनका काम पूरा हो जाएगा। लेकिन फिर वह स्माइल करते हुए कहता है कि उसे इस लड़के वैन के बारे में जानने की काफी उत्सुकता हो गई है, इसलिए वह अपने साथियों से पूछता है कि अगर वे इस गांव में कुछ समय रुके तो कैसा रहेगा। हालांकि वह ये भी साफ कर देता है कि यहाँ रुकने पर शायद उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर कुछ एडवेंचरर्स मना कर देते हैं क्योंकि उनके पास पहले से दूसरे मिशन थे। आर्जो कहता है कि कोई बात नहीं, जो जाना चाहता है वह जा सकता है। तभी यहाँ पर प्यूरल आगे आती है कि वह यहीं रुकेगी। आखिर वैन ने उसकी जान बचाई थी और वह उसका एहसान चुकाना चाहती थी। अब बाकी साथी भी सोचने लग जाते हैं। उन्हें भी जानना था कि यह छोटा सा लड़का आखिर इस उजड़े हुए इलाके को कैसे बदलने वाला है। अब आखिरकार पूरा ग्रुप वहीं रुकने का फैसला करता है। वहीं दूसरी तरफ टिल अभी भी वैन से नाराज थी। वह उसे डांटते हुए कहती है कि अगली बार अपनी जान खतरे में डालने की बजाय उसकी जान का इस्तेमाल करे। अब वैन उसकी बात सुनकर बस हल्का सा स्माइल कर देता है। उसी समय डी वहाँ पहुँचता है और शानदार जीत का जश्न मनाने लगता है। कुछ देर के बाद स्पार्टा वैन के पास आता है और बताता है कि गांव के सभी लोग प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हो चुके हैं। अब समय आ गया था कि वैन अपने नए लोगों से मिले। जब वे गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो वैन को पहले ही नजर में समझ आ जाता है कि हालत बहुत खराब है। गांव छोटा था, जगह जगह गंदगी थी और ज्यादातर घर भी टूटे फूटे दिखाई दे रहे थे। हालांकि एक बात ये थी कि गांव के आसपास काफी जमीन मौजूद थी। वैन आगे बढ़कर अपना इंट्रोडक्शन देता है। तब गांव का मुखिया रोंडा उसका स्वागत करता है, लेकिन माहौल बिल्कुल भी खुश नहीं था। हालांकि वैन और उसके लोगों ने गांव को बचाया था, फिर भी लोगों के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। रोंडा वैन का धन्यवाद करता है, लेकिन साथ ही बताता है कि इस साल गाँव पर कई बार हमले हो चुके हैं। यह सुनकर वैन पूछता है कि आखिर डाकू बार बार इसी गाँव को क्यों निशाना बनाते हैं। तब यहाँ पर रोंडा पूरी बात उसे समझाता है। वह कहता है कि पहले यह इलाका फर्डिनेंड काउंटी के अधीन था। उस समय सूरवीर नियमित रूप से यहाँ गश्त लगाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। यानी गांव अब सुरक्षित हो चुका था क्योंकि यह इलाका नेफ्ट्रियो परिवार के अधिकार में आ गया था। अब यह सुनकर वैन उनसे तुरंत माफी मांगता है। वह कहता है कि उसके पिता को छोटे छोटे गाँव की असली हालत के बारे में शायद पूरी जानकारी नहीं है। क्या सिर्फ इसलिए कि हम कम टैक्स देते हैं हमारी सुरक्षा जरूरी नहीं है? अब ये सवाल सुनते ही बाकी लोग भी गुस्से में आने लगते हैं। वैन उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। वह कहता है कि सिर्फ शिकायत करने
से कोई फायदा नहीं होगा। अगर उन्हें अपने गांव का फ्यूचर बदलना है तो समाधान ढूंढना होगा। अब वैन मानता है कि इस समस्या के लिए कुछ हद तक रेस लोग जिम्मेदार है, लेकिन अगर असली जड़ की बात करें तो समस्या उन कानूनों में है जिन्हें शाही परिवारों ने सालों पहले बनाया था। दुर्भाग्य से वे पूरे राज्य के कानून नहीं बदल सकते थे, लेकिन वैन के पास 3 ठोस सुझाव थे। वह कहता है, पहला, हमें इस गांव को इतना महत्वपूर्ण बनाना होगा कि पूरा राज्य इसे नजरअंदाज न कर सके। दूसरा, हमें लगातार कमाई का कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा ताकि हम भाड़े के सैनिक रख सके और अपनी सुरक्षा मजबूत कर सके। और तीसरा, हमें अपने गांव को खुद बदलना होगा, हमें इसे नया रूप देना होगा और धीरे धीरे इसे ग्रो करना होगा। अब उसके बगल में खड़ी एक लड़की जवाब देती है कि गांव वाले पहले भी इसके बारे में सोच चुके हैं। समस्या यह है कि यह सब करना इतना आसान नहीं है। वैन स्माइल करते हुए कहता है कि अब वह उनके साथ है। हालांकि उसे महसूस हो रहा था कि अभी भी लोगों को उस पर ज्यादा भरोसा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि स्पार्टा और डी आगे बढ़ते हैं। वह लोगों को बताते हैं कि एक मुख्य परिवार का प्रमुख बटलर है और दूसरा शूरवीरों का उप कमांडर। दोनों पूरे विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि युवा मालिक वैन कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि एक असली प्रतिभाशाली लड़का है। वह कहते हैं कि गांव वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उनका भविष्य अच्छे हाथों में है। अब ये सुनते ही लोगों का रिएक्शन चेंज होने लग जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुख्य परिवार के इतने महत्वपूर्ण लोग अपनी मर्जी से इस छोटे से गांव में रहने आए हैं। पहली बार उनके मन में उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देने लगती है। वह हैरानी से पूछता है कि क्या वैन के पास भी चारों तत्वों की जादुई शक्ति है, लेकिन वैन तुरंत बात साफ कर देता है। वह कहता है कि उसके पास सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक है, इसलिए लोग उससे लड़ाई में कोई बड़ी उम्मीद न रखे। अब ये सुनते ही गांव वालों की एक्साइटमेंट फिर थोड़ा कम हो जाता है। तभी एक गांव वाला पूछता है कि अब टैक्स का क्या होगा, क्योंकि फसल का 30% देना उनके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि वैन बिना देर किए जवाब देता है, कुछ समय के लिए टैक्स सिर्फ 10% होगा। अभी सबसे जरूरी बात यह है कि आप लोग पहले अच्छी और सुरक्षित जिंदगी जी सके। इसके बाद वह कहता है कि सबसे पहले गाँव की सुरक्षा मजबूत करनी होगी। वह स्पार्टा से पूछता है कि उसकी जादू से बनाई गई दीवार कितने समय तक रहती है। स्पार्टा बताता है कि जब तक उसमें जादुई ऊर्जा रहती है तब तक वह मजबूत रहती है, लेकिन ऊर्जा खत्म होने पर वह फिर नॉर्मल मिट्टी बन जाती है। अब ये सुनकर वैन कहता है कि फिलहाल अस्थायी दीवार बनाना ही सबसे अच्छा रहेगा। स्पार्टा कुछ ही सेकंड्स में मिट्टी की एक बड़ी दीवार खड़ा कर देता है। अब गांव वाले ये देखकर दंग रह जाते हैं। फिर वैन कहता है कि अब दीवार के बाहर एक खाई भी बनानी चाहिए। अब डी तुरंत कहता है कि यह काम शूरवीरों पर छोड़ दिया जाए। वैन उसकी बात मान लेता है और गाँव वालों से कहता है कि अगर वे अपने गाँव को बदलना चाहते हैं तो अब सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। कुछ समय के बाद वैन, टिल और कैम्सिन जंगल की तरफ जाते हैं। वह अपनी प्रोडक्शन मैजिक की असली ताकत को परखना चाहता था। हम देखते हैं कि वह एक लकड़ी का लट्ठा उठाता है और उसमें अपनी जादुई शक्ति बहाता है। हम देखते हैं कि अचानक लकड़ी के रेशे फैलने लग जाते हैं और एक मजबूत ब्लॉक का आकार ले लेते हैं। टिल और कैम्सिन शौक होकर पूछते हैं कि यह क्या है। वैन जवाब देता है कि यह एक खास तरह का फाइबर ब्लॉक है। हालांकि उसकी बात दोनों के सिर के ऊपर से निकल जाती है। उसी समय आर्जो और उसके साथी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। आर्जो उस ब्लॉक को हाथ में लेकर ध्यान से देखता है। वह महसूस करता है कि यह बहुत हल्का है, लेकिन देखने से कहीं ज्यादा मजबूत भी है। वह वैन से पूछता है कि क्या वह इसे काटने की कोशिश कर सकता है। वैन उसे परमिशन दे देता है। आर्जो पूरी पावर से वार करता है, लेकिन ब्लॉक पर एक खरोच तक नहीं आती। ये देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। जिस ताकत से वह पत्थर तोड़ सकता था, उससे भी उस ब्लॉक को कोई नुकसान नहीं हुआ। शाम तक वैन लगातार अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता रहता है। टिल उसे वार्निंग देती है कि वह बहुत ज्यादा माना खर्च कर रहा है, लेकिन वैन कहता है कि उसे बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही क्योंकि वह अभी अभी ग्लूकोन डी पीकर आया है। उसने सुना था कि प्रोडक्शन मैजिक बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करती है और एक चीज बनाना भी बेहद मुश्किल होता है, लेकिन उसके लिए यह सब बहुत आसान लग रहा था। इसके बाद वह एक शानदार कटाना बनाता है। हाँ, वही डीमन स्लेयर वाली, बट इसमें थोड़ी धार की कमी होती है। हम देखते हैं कि कैम्सिन उसे देखकर मंत्रमुग्ध रह जाता है। अब कैम्सिन को देखकर वैन मुस्कुराकर वह कटाना उसे उपहार में दे देता है। कैम्सिन का तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। उधर टिल भी उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। वैन उसकी तरफ देखता है और उसके लिए एक विशाल युद्ध कुल्हाड़ी बना देता है। अब ये देखकर टिल का चेहरा थोड़ा उतर जाता है। उसे शायद कोई सुंदर गहना या सजावटी चीज चाहिए थी, जैसे 16 या 22 कैरेट के गोल्ड या सिल्वर प्लेटेड ज्वेलरीज, लेकिन क्योंकि यह उसके मालिक का उपहार था, इसलिए वह जबरदस्ती मुस्कुराकर कहती है, अरे वाह, बहुत शानदार है। मैं तो शब्दों में इसे बयां ही नहीं कर सकती। यार, ये कितना
कितना सुंदर है। टिल का चेहरा देखकर वैन समझ जाता है कि अगली बार उसे कोई एक्सेसरी या गहना बनाना बेहतर रहेगा। अब रात होते होते वैन पूरी तरह से थक जाता है। खुले आसमान के नीचे सोना, नहाने की सुविधा न होना और पूरे दिन काम करना आसान नहीं था। उसे यह भी महसूस होता है कि टिल और कैम्सिन भी थके हुए हैं, लेकिन उसके सामने कुछ कह नहीं रहे। तभी वैन को एहसास होता है कि दीवार और सुरक्षा बाद में भी बन सकती है। सबसे पहले लोगों की बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए, इसलिए वह फैसला करता है कि उसकी पहली बड़ी परियोजना एक घर बनाना होगी। अगले दिन सभी लड़कों की मदद से लकड़ी के ब्लॉक जमा किए जाते हैं। यह देखकर गांव का मुखिया रोंडा पूछता है कि ये क्या कर रहे हैं। वैन आंसर देता है कि वे एक घर बना रहे हैं। फिर वह पूछता है कि क्या इस जगह पर निर्माण करने में कोई दिक्कत है। रोंडा कहता है कि बिल्कुल नहीं, असल में गांव वाले इस चौक का इस्तेमाल भी नहीं करते और अगर यहाँ कोई इमारत बने तो यह उनके नए शासक की हवेली के लिए सबसे अच्छी जगह होगी। अब वैन उन्हें थैंक यू कहता है और मन ही मन सोचता है कि एक दिन वह इस गांव को इतना अच्छा बना देगा कि यहाँ बड़े बड़े त्योहार मनाए जाएंगे, जैसे कि दिवाली और दशहरा। इसके बाद वह जमीन को छूता है और अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करता है। अपने मन में पूरे घर की तस्वीर बनाते हुए वह काम शुरू करता है। धीरे धीरे मजबूत खम्भे, दीवारें, छत और बाकी सभी हिस्से आकार लेने लगते हैं। कुछ ही देर में वहाँ एक विशाल और शानदार हवेली खड़ी हो जाती है। गाँव वाले अपनी आंखों पर विश्वास तक नहीं कर पाते। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा नजारा पहले कभी देखा ही नहीं था। वहीं वैन को अब समझ आने लगा था कि उसकी प्रोडक्शन मैजिक लोगों के लिए कितनी उपयोगी हो सकती है। टिल उसकी तारीफ करते हुए कहती है कि वह सच में कमाल का इंसान है, लेकिन वैन जवाब देता है कि उसकी जादुई शक्ति एक जमींदार के लिए तो अच्छी है, पर वह फिर भी एक लड़ाई वाली शक्ति चाहता था, क्योंकि उससे वह अपने लोगों की बेहतर रक्षा कर सकता था। अब ये सुनकर टिल और कैम्सन तुरंत उसे कहते हैं, अरे हम तो लॉर्ड जेल्पा के इलाकों से ज्यादा आपके इलाकों में रहना पसंद करेंगे। अब बेचारा उनकी बात सुनकर वैन हंस पड़ता है। वह उनसे कहता है कि दोनों उसकी तारीफ करना बंद करे। तभी स्पार्टा बोलता है कि युद्ध के समय हमला करने वाली जादुई शक्तियाँ जरूर ज्यादा काम आती है, लेकिन आम लोग ऐसे शासक को चाहते हैं जो उनकी जिंदगी बेहतर बनाए, और इस मामले में वैन से बेहतर कोई इंसान नहीं है। अब आर्जो भी इस बात को एक्सेप्ट करता है। वह कहता है कि वैन की प्रोडक्शन मैजिक साधारण प्रोडक्शन मैजिक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तभी वैन एक और घोषणा करता है। वह कहता है कि अगर लोग उसे और लकड़ी लाकर दे तो वह उनके लिए भी एक नया घर बना सकता है। अब यह सुनते ही सभी लोग और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। डी तुरंत अपने आदमियों को आदेश देता है कि जितनी जल्दी हो सके ज्यादा से ज्यादा लकड़ी इकट्ठा करे। उधर वहीं आर्जो भी पीछे नहीं रहता। वह अपने साथियों से कहता है कि वे शूरवीरों से पीछे नहीं रहेंगे। देखते ही देखते दोनों समूहों के बीच मजेदार कंपटीशन शुरू हो जाती है। तभी गांव का मुखिया रोंडा थोड़ा झिझकते हुए कुछ पूछता है, अगर हम लकड़ी ले आए तो क्या आप गांव वालों के लिए भी नया घर बना सकते हैं? वह बताता है कि गांव के ज्यादातर घरों की छत टपकती है और उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। अब यह सुनकर वैन थोड़ा घबरा जाता है। आखिर पूरे गांव के लिए एक साथ इतने सारे घर बनाना आसान काम नहीं था, और उसे पहले से ही अंदाजा हो जाता है कि आने वाले दिनों में उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वैन समझ चुका था कि गांव वालों के घरों की हालत सच में बहुत खराब थी। कई घर टूटे फूटे थे, कहीं छत से पानी टपकता था तो कहीं दीवारें कमजोर थी। इसलिए उसने सबके सामने घोषणा कर दी कि वह पूरे गांव के लिए एक नया घर बनाएगा। अब ये सुनते ही एंडी जोश में आकर चिल्ला जाता है, तो फिर देर किस बात की, चलो जल्दी से लकड़ी इकट्ठा करते हैं। हम देखते हैं कि गांव वाले भी एक्साइटेड हो जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं। उन्हें देखकर वैन मन ही मन सोचता है कि अब वह पूरी मेहनत करेगा ताकि इन लोगों को एक अच्छी और सम्मानजनक जिंदगी मिल सके। कुछ समय के बाद पूरे गांव में निर्माण शुरू हो जाता है। वैन अपनी प्रोडक्शन मैजिक की मदद से एक के बाद एक नए घर बनाने लगता है। धीरे धीरे पुराने जर्जर घरों की जगह सुंदर और मजबूत मकान खड़े होने लगते हैं। गांव वाले अपनी खुशी छिपा नहीं पाते। उधर टिल लोगों को नए घर दिखाने का काम संभालती है। दोस्तों, ये सच में एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वैन तो अपने इसमें पूरी ताकत लगा देता है। अब आगे हम देखते हैं कि डी सबसे ज्यादा हैरान इस बात से था कि वैन के पास आखिर इतना माना कैसे है, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे वैन की बेहतरीन डिजाइनिंग देखकर हैरानी हो रही थी। वैन समझाता है कि उसने जानबूझकर 4-4 घरों के समूह बनाए हैं ताकि उनके बीच चौड़ी सड़कें रह सके। साथ ही उसने सभी घर बिल्कुल एक जैसे बनाए हैं ताकि गांव में अमीरी गरीबी का फर्क महसूस न हो। इसके अलावा वैन ने एक और चीज बनाई थी जो उसके लिए सबसे जरूरी थी, एक बड़ा सा स्नान घर। असल में वह इतने दिनों से ठीक से नहा भी नहीं पाया था और अब उसकी सहन शक्ति जवाब दे चुकी थी।
हालांकि उसने यह जगह सबसे पहले अपने लिए बनाई थी, लेकिन उसे खुशी होती है कि जब गांव वाले भी इसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि कैम्सिन लकड़ियां जलाकर पानी गर्म करने का काम संभालता है। वही पुहिल अपनी पानी की जादुई शक्ति से पूरे स्नान घर को पानी से भर देती है। कुछ देर के बाद पुहिल और टिल मुस्कुराते हुए वैन के पास आती हैं और कहते हैं, अरे चलो अब हमारे साथ नहाने का समय आ गया है। अब ये सुनते ही वैन शॉक हो जाता है। वह उन्हें तुरंत मना कर देता है। उसके लिए ये स्थिति किसी स्वर्ग से कम नहीं थी, लेकिन वह अभी इतना बहादुर भी नहीं था कि उसे झेल सके। आखिर दोस्तों, इतना बड़ा चांस मिस कर दिया वैन ने। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर आपको ऐसा मौका मिले तो आप क्या करोगे? अपनी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी तरफ स्नान करते हुए पुहिल और टिल आपस में बातें कर रही थी। पुहिल कहती है कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई रईस इंसान गाँव वालों को भी ऐसी सुविधाएं देगा। अब टिल गर्व से आंसर देती है, यंग मास्टर वैन हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। पुहिल मुस्कुराकर कहती है कि वह सच में एक कमाल का लड़का है, खासकर इसलिए क्योंकि ऐसे रईस बहुत कम दिखने को मिलते हैं। बस फिर क्या था, अपने मालिक की तारीफ सुनकर टिल पूरी तरह से एक्साइटेड हो जाती है। अब वह वैन की महान कहानियां सुनाना शुरू कर देती है कि कैसे वह सिर्फ 2 साल की उम्र में समझदारी की बातें करता था, कैसे उसने सबको हैरान कर दिया था, कैसे वह हमेशा दूसरों की मदद करता था। और फिर काफी देर तक वैन की तारीफें का सिलसिला चलता रहता है। अब आखिरकार वैन की भी नहाने की बारी आ जाती है। गर्म पानी में आराम करते हुए सबकी नजर कैम्सिन पर पड़ती है। उसे लगता है कि कैम्सिन पहले से काफी मजबूत हो गया है, लेकिन कैम्सिन तुरंत कहता है, अरे मैं अभी भी डी सर के सामने बहुत पतला हूँ। अभी यहाँ पर वैन हंसते हुए जवाब देता है, अरे यार अगर डी से तुलना करोगे तो हम सब पतले ही लगेंगे। फिर वह मजाक में कहता है कि उसे डी की शानदार बॉडी से थोड़ी जलन होती है। अब यह सुनकर कैम्सिन और भी ज्यादा प्रेरित हो जाता है। वह भी डी जैसा ताकतवर बनने का सपना देखने लगता है, लेकिन तभी माहौल अचानक बदल जाता है। डी, आर्टी और लुई भी स्नान घर में आ जाते हैं। उन्हें देखते ही वैन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे पकड़ लेते हैं। अरे कहाँ भाग रहे हो? अगर दोस्ती मजबूत करनी है तो साथ में ही नहाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि बेचारा वैन चाहकर भी बच नहीं पाता। उस दिन के बाद वह आखिरकार अपने कमरे में लौटता है और पहली बार आरामदायक बिस्तर पर लेटता है, क्योंकि उसने सिर्फ हवेली ही नहीं बनाई थी, बल्कि उसके अंदर का पूरा फर्नीचर भी खुद रेडी किया था। नरम गद्दे पर लेटते ही उसे ऐसा महसूस होता है कि जैसे वह किसी सपने में हो। दोस्तों, अपने हाथों से बनी चीजों का मजा ही कुछ और होता है। अगली सुबह गाँव में एक और बड़ी प्रगति दिखाई देती है। वह गाँव के चारों तरफ खाई यानी मुवट तैयार हो चुकी थी, लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। खाई में पानी नहीं था और बिना पानी की खाई किसी काम की नहीं थी, इसलिए अगला टारगेट था पानी लाना। अब सभी लोग मिलकर पास की नदी की तलाश करने में लग जाते हैं ताकि उसका पानी गांव तक लाया जा सके। डी और उसके शूरवीर हाथों से मिट्टी खोदकर रास्ता बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ स्पार्टा अपनी जादुई शक्ति से एक ही बार में कई मीटर जमीन खोद देता है। उसे काम करते देखकर बाकी लोग दंग रह जाते हैं। जब लड़के पानी मोड़ने का रास्ता बना रहे थे तब वैन पीछे पीछे चलता हुआ मिट्टी और दीवारों को मजबूत करने का काम करता है। समस्या ये थी कि नदी गाँव से काफी दूर था, इसलिए काम उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन था। वैन देखता है कि डी खुदाई करते समय जोर जोर से हंस रहा है और मानो उसे इस मेहनत में मजा आ रहा हो। तब स्पार्टा बताता है कि डी की उम्र लगभग 40 साल है, लेकिन उसके अंदर की ऊर्जा आज भी किसी जवान आदमी जैसी है। जबकि बाकी लड़कों की हालत खराब हो चुकी थी, फिर भी सभी लोग एक साथ काम कर रहे थे। और जब लोग किसी एक लक्ष्य के लिए मिलकर मेहनत करते हैं तो मुश्किल काम भी मजेदार लगने लगता है। सबके मन में एक ही सपना था, अगर गाँव को बेहतर बना दिया जाए तो व्यापारी यहाँ आने लगेंगे, व्यापार बढ़ेगा, पैसा आएगा और फिर सभी लोग आराम और शांति की जिंदगी जी सकेंगे। शुरुआत में उन्हें लगा था कि यह काम पूरा होने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, इसलिए सबने आराम से काम करने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही दिन बीतता गया उनकी मेहनत उम्मीद से कहीं ज्यादा रंग दिखाने लगी। शाम होते होते दूर से गांव का नया रूप साफ दिखाई देने लगा और पहली बार सभी को महसूस हुआ कि उनका छोटा सा उजड़ा हुआ गाँव सच में बदलना शुरू हो चुका है। शाम तक काम की रफ्तार देखकर वैन खुद हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने इतना लंबा नहर का रास्ता इतनी जल्दी तैयार कर लिया। तभी वह सबको रुकने का आदेश देता है और कहता है कि आज के लिए इतना काम काफी है, लेकिन डी तुरंत उसे मना करता है। वह कहता है जब गांव बस कुछ घंटों की दूरी पर है तो अभी क्यों रुकना। वैन स्माइल करते हुए आसपास काम कर रहे लड़कों की तरफ इशारा करता है। वह डी से कहता है कि पहले उनकी हालत तो देखिए, सभी लड़के पूरी तरह से थक चुके थे। यह देखकर डी भी मान जाता है। हालांकि वह थोड़ा निराश होकर कहता है कि उसे लगा था कि उसे एक शानदार ट्रेनिंग मेथड मिल गया है, लेकिन जरूरत से
से ज्यादा मेहनत करवाना भी सही नहीं होगा। वैन ये सुनकर हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि डी और स्पार्टा के अंदर आखिर इतनी एनर्जी आती कहां से है। अगले दिन आखिरकार नहर का काम पूरा हो जाता है। वैन सभी लोगों को थैंक यू करता है और फिर स्पार्टा से पानी छोड़ने के लिए कहता है। जैसे ही रास्ता खोला जाता है, नदी का पानी तेजी से बहते हुए नहर में भरने लगता है। सभी लोग खुशी से देखते हैं, लेकिन वैन की नजर तुरंत एक नई प्रॉब्लम पर जाती है। अगर भविष्य में बहुत ज्यादा बारिश हुई तो पानी गांव में घुस सकता था। अब कुछ देर सोचने के बाद वह एक नया सुझाव देता है। वह कहता है कि गांव के पीछे एक बड़ी झील बना देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पानी वहाँ जमा हो जाएगा। अब स्पार्टा ये सुनकर बहुत प्रभावित होता है। वह कहता है ये शानदार विचार है। अगर झील को जल भंडार की तरह इस्तेमाल किया जाए तो भविष्य में सूखे की समस्या ही नहीं होगी। बस फिर क्या था, कुछ ही देर में स्पार्टा अपनी जादुई शक्ति से गांव के पीछे एक विशाल झील बना देता है। गांव का मुखिया रोंडा इमोशनल होकर वैन का धन्यवाद करता है। वह कहता है कि इतने सालों से गांव वालों को पानी लाने के लिए रोज नदी तक लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। अब उनकी यह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो गई थी। यह सुनकर वैन राहत की सांस लेता है। उसे महसूस होता है कि गांव वाले पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो चुके हैं। उसी रात एक गाड़ी गांव की तरफ बढ़ रही होती है। उसमें दो लोग सफर कर रहे थे। उसमें एक छोटी लड़की जिसका नाम आटी था और दूसरी एक खूबसूरत महिला जिसका नाम पना मेरा था। दोनों रास्ते में बातें कर रही थी। पना मेरा बताती है कि वे जल्द ही सीमा पर बसे उस गांव तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए अभी आराम करना ही बेहतर होगा। हम देखते हैं कि वैन अगले दिन गांव की सुरक्षा को और मजबूत करने लग जाता है। वह पूरी बाहरी दीवार को और मजबूत करता है। अब वह दीवार लगभग कंक्रीट जितनी मजबूत हो चुकी थी, लेकिन वैन यही नहीं रुकता। वह पूरे गांव की दीवार पर नॉर्मल बैलिस्टा भी लगवा देता है। यह बड़े बड़े तीर चलाने वाले हथियार थे। साथ ही उनके सामने ढाल जैसी सुरक्षा भी लगी थी ताकि सैनिक सुरक्षित रहते हुए हमला कर सके। सब कुछ तैयार होने के बाद वैन पूरे गांव को देखता है। अब वह किसी छोटे गांव जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक छोटे किलेबंद शहर जैसा दिखाई दे रहा था। हम देखते हैं कि स्पार्टा भी सहमति में सिर हिलाता है। वह कहता है कि अब साधारण डाकुओं के लिए इस जगह पर हमला करना असंभव है। तभी यहाँ पर डी कहता है, अगर लॉर्ड जल्पा ने वैन की असली काबिलियत को पहचाना होता तो उनका शहर बहुत आगे बढ़ सकता था। अब यहाँ पर स्पार्टा तुरंत आंसर देता है कि ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसके अनुसार लॉर्ड जल्पा ने हमेशा लड़ाई की ताकत को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। डी कहता है कि वैन भी लड़ाई के लिए चीजें बना सकता है, लेकिन स्पार्टा समझाता है कि वैन की शक्ति मुख्य रूप से रक्षा और निर्माण के लिए है। यह किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए उतनी उपयोगी नहीं है। अब यहाँ पर दोनों की बहस शुरू हो जाती है। तभी वैन उन्हें रोकता है। वह कहता है, अपनी किस्मत या अपनी ताकत के बारे में शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास जो ताकत है मुझे उसी का सही इस्तेमाल करना होगा। अब उसकी बात सुनकर दोनों शांत हो जाते हैं। फिर वैन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे पूरा विश्वास है कि एक दिन उसका इलाका और भी बड़ा होगा। अब ये सुनकर स्पार्टा मजाक में पूछता है, अरे कहीं आप मार्किस के खिलाफ विद्रोह की योजना तो नहीं बना रहे? अब सब यहाँ पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं, लेकिन तभी वैन का पेट जोर जोर से आवाज करने लग जाता है और वह तुरंत टिल के बनाए खाने की तरफ भागता है। खाना खाते ही उसमें और भी ज्यादा एनर्जी आ जाती है। हम देखते हैं कि टिल को भी इसे बहुत अच्छा लगता है। उसे चिंता थी क्योंकि गांव में ज्यादा सामग्री उपलब्ध नहीं थी। खाने के दौरान स्पार्टा एक जरूरी बात उठाता है। वह कहता है कि सिर्फ सुरक्षा काफी नहीं है, गांव को नियमित आय की भी जरूरत होगी। फिलहाल महीने में केवल एक व्यापारी यहाँ आता है, वह भी कभी कभी। वैन कहता है कि खाने और रहने की समस्या तो वह संभाल सकता है, घर और फर्नीचर भी वह खुद बना सकता है, साथ ही खेतों से भोजन भी मिल जाएगा। लेकिन तभी स्पार्टा उसे याद दिलाता है कि उनके पास मसाले, मिठाइयाँ और कई जरूरी चीजें नहीं है। यह सुनते ही वैन घबरा जाता है। उसके लिए मिठाइयाँ बहुत गंभीर विषय थी। अब वह तुरंत घोषणा करता है, हमें कोई उद्योग शुरू करना होगा, हमें ऐसी चीज बनानी होगी जिसे बाहर बेच सके। फिर वह सबकी राय पूछता है। कैम्सन सुझाव देता है कि वे वैन के बनाए हुए मजबूत ब्लॉक बेच सकते हैं, इसलिए वैन इस विचार को तुरंत खारिज कर देता है क्योंकि उन्हें सिर्फ वही बना सकता था। अब टिल सुझाव देता है कि वे जादुई राक्षसों का शिकार करके सामान बेच सकते हैं, लेकिन यह भी नामुमकिन था क्योंकि ऐसे काम सिर्फ आर्जो और उसके साथी कर सकते थे। अब हम देखते हैं कि वैन काफी देर तक सोचता रहता है। कुछ समय बाद सभी लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी एक बड़ा सैनिक वैन से शिकायत करता है कि टिल और कैम्सन अपने नए हथियार इस्तेमाल नहीं कर रहे। उन्हें डर है कि कहीं वे गंदे और खराब न हो जाए। अब ये सुनकर वैन दोनों को डांटता है। वह कहता है कि हथियार सजावट के लिए नहीं होते, उनका इस्तेमाल करना सीखना जरूरी है। अब सैनिक अपनी ढाल आगे करता है और कैम्सन से हमला करने के लिए कहता है। कैम्सन बहुत धीरे धीरे वार करता है क्योंकि वह अपनी कटाना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बल्कि वह उसे एक शो पीस की तरह अपने रूम में रखना चाहता था। अब सैनिक हंसते हुए कहता है कि इतने हल्के वार से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगले ही पल उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी ढाल बीच से टूट जाती है। कुछ सेकंड्स
तक सभी लोग चुप रह जाते हैं। फिर यहाँ पर सैनिक राहत की सांस लेता है। वह कहता है कि अच्छा हुआ कैम्सिन ने पूरी ताकत नहीं लगाई, वरना शायद वह खुद 2 टुकड़ों में कट जाता। हम देखते हैं कि वैन अपनी शक्ति से ढाल को वापस ठीक कर देता है। अब ये देखकर सैनिक बहुत खुश हो जाता है। उसी समय आर्जो अपने साथियों के साथ लौटता है। उनके पास कई तरह के खनिज और पत्थर थे। आर्जो खुशी से वैन को आवाज देता है और पूछता है कि क्या वह ये खनिज खरीदना चाहेगा। वह बताता है कि ये सब माउंट वुल्फ्सबर्ग के नीचे मिले हैं। यह जगह बेहद खतरनाक है क्योंकि वहाँ शक्तिशाली जादुई राक्षस रहते हैं, लेकिन इसी वजह से वहाँ दुर्लभ खनिज भी बड़ी मात्रा में मिल जाते हैं। आर्जो बताता है कि उन्हें कई तरह के मूल्यवान खनिज मिले हैं और उनमें सबसे खास था मिथ्रिल, एक बेहद दुर्लभ और कीमती धातु। ये सुनते ही वैन की आंखें खुली रह जाती है। वैन उनसे कहता है कि अगर वहाँ इतनी कीमती खनिज मिलता है तो तुम लोगों ने पहले उसे निकाला क्यों नहीं। अब आर्जो थोड़ा सोचकर जवाब देता है कि शायद इसकी वजह उस जगह की दूरी और वहाँ तक पहुँचने की मुश्किल रहा है। जंगल के उस हिस्से तक पहुँचना आसान नहीं था, इसलिए किसी ने उस क्षेत्र को ठीक से खोजने की कोशिश ही नहीं की। अब ये सुनकर वैन सोचने लग जाता है कि अगर पहाड़ के नीचे ही इतने कीमती खनिज मिल रहे हैं तो पूरी पर्वत श्रृंखला शायद खजाने से भरी हुई होगी। फिर वह आर्जो से पूछता है कि क्या उसके पास आयरन ओर भी है। आर्जो तुरंत हाँ में जवाब देता है और उसे कुछ आयरन ओर दे देता है। वैन अपने प्रोडक्शन मैजिक का इस्तेमाल करता है। कुछ ही पलों में वह आयरन ओर पूरी तरह शुद्ध लोहे में बदल जाता है। ये देखकर मोटा लड़का साराह बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वह वैन से पूछता है कि आप मेरे लिए इससे एक तलवार बना सकते हैं। वह बताता है कि अगर कैम्सिन की लकड़ी वाली कटाना इतनी मजबूत थी तो लोहे की तलवार कितनी खतरनाक होगी, इसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या वह लकड़ी की तलवार थी यार, मुझे लगा लोहे की होगी, पर भाई ये तो कुछ और ही निकला। अब आगे हम देखते हैं कि वैन स्माइल करते हुए उसकी बात मान लेता है। ये सुनते ही साराह खुशी से उछल पड़ता है। वह कहता है कि उसे एक लंबी तलवार और एक छोटी तलवार दोनों चाहिए। वैन ध्यान लगाकर सबसे पहले एक छोटी तलवार बनाता है। जैसे ही साराह उसे हाथ में लेता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसके बाद वैन लंबी तलवार भी तैयार कर देता है। अब तो साराह अपनी खुशी रोक ही नहीं पाता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई महान खजाना मिल गया हो। यह देखकर आर्जो और उसके बाकी साथी भी एक्साइटेड हो जाते हैं। वे भी वैन से अपने लिए हथियार बनाने की विनती करते हैं। अब वैन यहाँ पर हंसते हुए कहता है, यार तुम लोग मेरे लिए इतने सारे खनिज लेकर आए हो, इसलिए मैं सबके लिए मुफ्त में हथियार बनाऊंगा। अब ये सुनते ही सभी एडवेंचरर्स खुश हो जाते हैं। उधर पुहिल उन तलवारों को ध्यान से देखती है। वह कहती है कि बिना पूरी जांच के कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन पहली नजर में ही यह तलवार बेहद कीमती दिखाई दे रही है। शायद इन्हें बहुत अच्छी कीमत पर बेचा जा सकता है। अब यह सुनकर वैन भी सोच में पड़ जाता है। उधर साधारण लोहे की तलवार इतनी मूल्यवान है तो मिथ्रिल से बनी तलवार की कीमत कितनी होगी। उसी समय हम देखते हैं कि स्पार्टा एक मिथ्रिल का टुकड़ा उठाता है और उसे ध्यान से देखने लग जाता है। फिर वह सीरियस टोन में कहता है, ये बात कुछ अजीब है। अब सभी लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। स्पार्टा समझाता है कि जंगल में इस तरह मिथ्रिल मिलना सामान्य बात नहीं है। ऐसा आमतौर पर तभी होता है जब आसपास कहीं कोई डंजन मौजूद हो। अब ये सुनकर सभी लोग चौंक जाते हैं। साराह और बाकी एडवेंचरर्स कहते हैं कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आखिर जंगल का वह हिस्सा अभी तक ठीक से खोजा ही नहीं गया था। तभी स्पार्टा वैन की तरफ मुड़कर कहता है, अगर सच में वहाँ कोई डंजन मिला तो इस गांव की किस्मत बदल जाएगी। वह बताता है कि डंजन किसी भी राज्य के लिए राष्ट्रीय खजाना से कम नहीं होते। उनके अंदर दुर्लभ खनिज, जादुई वस्तुएं, खजाने और अनमोल अवशेष मिलते हैं। इसलिए जैसे ही किसी नए डंजन की खोज होती है, एडवेंचरर्स गिल्ड तुरंत उसके पास अपना मुख्य कार्यालय खोल देते हैं। अब ये बात सुनकर वैन चौंक जाता है। अगर उनके इलाके में सचमुच कोई डंजन निकल आया तो इस छोटे से गांव की अहमियत अचानक कई गुना बढ़ जाएगी। ये जगह व्यापार, साहसी योद्धाओं और धन दौलत से भर जाएगी। लेकिन अगले ही पल वैन का एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाता है। वह याद करता है कि उनका गांव अभी इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालने के लिए रेडी नहीं है। स्पार्टा भी इस बात से सहमत होता है। वह कहता है कि अभी उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं है, सड़कें और बाकी सुविधाएं भी पूरी तरह विकसित नहीं हुई है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। अगर डंजन की खबर फैल गई तो पड़ोसी राज्य भी उस पर कब्जा करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी राज्य ऐसे खजाने को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। इसके अलावा फर्डिनेंड काउंटी भी खतरा बन सकती है। वे लोग इस इलाके पर अपना दावा ठोक सकते हैं। इस समय स्थिति बेहद जटिल थी। अगर वे डंजन की खोज करके इसकी सूचना दे देते हैं तो राज्य उनके सुरक्षा के लिए सैनिक भेज सकता है, लेकिन उसी के साथ कई नए खतरे भी उनके सिर पर आ जाएंगे। अब वैन के सामने एक बड़ा सवाल था कि क्या उन्हें उस संभावित डंजन की तलाश करनी चाहिए या फिर अभी के लिए इस रहस्य को छुपाकर अपने गांव को और मजबूत बनाना चाहिए। लेकिन यह एक बड़ी प्रॉब्लम थी। वैन चाहे जितना भी टैलेंटेड क्यों न हो, फर्ट्यू फैमिली की नजर में वो आज भी एक बेकार ही बेटा था। अगर डंजन की खबर बाहर चली गई तो सबसे पहले यही लोग आएंगे और बोलेंगे, अरे शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया, अब हटो यहाँ से, आगे हम संभाल लेंगे। मतलब
मतलब गाइस पूरी मेहनत वैन करे और मलाई कोई दूसरा खा जाए, ये तो सरासर चीटिंग है। तभी पुहिल सबको समझाती है अभी डंजन ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, पहले गांव को इतना मजबूत और अमीर बना दो कि बाद में कोई भी आकर इसे हमसे छीन ना सके। हम देखते हैं कि सबको उसकी बात सही लगती है, इसलिए फिलहाल डंजन वाली बात को यही दबा दिया जाता है। लेकिन कहते हैं ना, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तभी किस्मत नया ट्विस्ट मार देती है। अचानक एक गाँव वाला भागते हुए आता है, उसकी सांस फूल चुकी थी। वो चिल्लाते हुए कहता है बचाओ बचाओ, विशाल छिपकली वाले मॉन्स्टर गांव की तरफ आ रहे हैं। अब ये बात सुनते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। वैन तुरंत चिल्लाता है पुल ऊपर करो, मुख्य दरवाजा बंद करो। कुछ ही सेकंड्स में पूरा गांव किले में बदल जाता है। बच्चे, बुजुर्ग, औरतें सब भागकर अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही थी, वो था डर। वैन सबके सामने खड़ा होता है, वो उनसे कहता है मैं जानता हूँ आप सब डरे हुए हैं, लेकिन अगर आज हम नहीं लड़े तो कल हमारा गाँव भी नहीं बचेगा। मैं अकेला लड़ सकता हूँ, लेकिन जीत हम सबको मिलकर ही मिलेगी। बस यही बात गांव वालों के दिल में उतर जाती है। जो लोग कुछ देर पहले डर से कांप रहे थे, अब वही हथियार उठाकर दीवार पर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी एक और उन्हें बुरी खबर मिलती है, आरजू और उसकी पूरी टीम गांव में थी ही नहीं, सबके सब शिकार पर गए हुए थे। अब आगे हम देखते हैं कि वैन खुद लड़ने जाने लगता है, लेकिन तभी टिल उसका हाथ पकड़ लेती है। वो कुछ बोलती नहीं, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थी। अगर आपको कुछ हो गया तो। अब यहाँ पर वैन हल्का सा स्माइल करता है, वो उससे कहता है ठीक है डी, ऊपर जाकर हालत संभालो, मैं नीचे से सबको आदेश दूंगा। अब डी तुरंत दीवार पर चढ़ जाता है, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसका चेहरा देखने लायक था। लॉर्ड वैन, लगभग 48 विशाल लिजर्ड मॉन्स्टर हमारी तरफ आ रहे हैं। एक को मारने के लिए भी अनुभवी शूरवीरों की पूरी टीम चाहिए होती है। अब ये सुनकर सबकी हालत खराब हो जाती है, लेकिन वैन के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं आती। वो आराम से बोलता है सभी बैलिस्टा में लोहे के तीर भरो। आर्टी और लुई एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। सर, उनकी चमड़ी लोहे से भी ज्यादा मजबूत होती है, ये तीर उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि डी स्माइल करता है, आज तक लॉर्ड वैन ने हमें कभी गलत रास्ता नहीं दिखाया। तीर भरो। अब कुछ ही सेकंड्स में दर्जनों तीर हवा चीरते हुए आगे बढ़ते हैं और अगले ही पल एक के बाद एक विशाल छिपकलियां जमीन पर गिरने लग जाती हैं। क्या ये सच में मर गए? हम देखते हैं कि पहले ही अटैक में 10 मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। तभी दूसरा अटैक होता है और पूरी दूसरी लाइन भी साफ हो जाती है। लेकिन अब असली टेंशन शुरू होती है। लोहे के सारे तीर खत्म हो चुके थे और बाकी मॉन्स्टर सीधे गाँव की तरफ चले जा रहे थे। कुछ पल के लिए वैन भी सोच में पड़ जाता है, फिर अचानक उसे कुछ याद आता है। रुको, मेरी लकड़ी वाली तलवार, उसने तो साराह की ढाल भी काट दी थी। वो जोर से चिल्लाता है, अब लकड़ी वाले तीर इस्तेमाल करो। अब पूरा मैदान एक ही सेकंड्स के लिए शांत हो जाता है। आटो बोलता है, सर क्या आपने सच में लकड़ी कहा? लकड़ी के तीर? अरे यार, ये मजाक करने का टाइम नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि डी स्माइल करता है, जब तक लॉर्ड वैन है मैं डरना भूल चुका हूँ, फायर करो। अगले ही पल लकड़ी के तीर सीधे उड़ते हैं और सीधे मॉन्स्टर के सिर के आर पार हो जाते हैं। इस बार तो सबकी आंखें बाहर आने वाली थी। अरे, लकड़ी के तीर लोहे से भी ज्यादा खतरनाक कैसे निकले? हम देखते हैं कि कुछ ही मिनटों में पूरा मैदान साफ हो जाता है और सबसे मजेदार बात, गांव का एक भी आदमी घायल नहीं होता। डी खुशी से चिल्लाता है, आज रात पूरा गांव लिजर्ड पार्टी करेगा। इतना सुनते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। अब सोचो, इतने सारे मॉन्स्टर मरे पड़े हैं, अगर जल्दी नहीं काटे तो सारा मीट खराब हो जाएगा। लेकिन शुक्र है वैन के बनाए चाकू किसी शेफ की तरह काम कर रहे थे। सब लोग बिजली की स्पीड से मीट काटने लगते हैं। वैन ये सब देखकर बोलता है, आज रात मीट फेस्टिवल होगा। बस फिर क्या था, पूरे गांव में पहली बार डर की जगह हंसी गूंज रही थी। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग बातें कर रहे थे और हर तरफ सिर्फ भुने हुए मीट की खुशबू फैली हुई थी। हम देखते हैं कि एक बुजुर्ग की आंखें भर जाती है। वो कहता है, हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई रईस हमारे साथ बैठकर खाना भी खाएगा। अब स्पार्टो स्माइल करते हुए कहता है, वैन शायद एक आदर्श रईस नहीं है, लेकिन एक आदर्श इंसान जरूर है। उधर हमारा भाई वैन आराम से लिजर्ड मीट उड़ाने में लगा हुआ था। तभी सारा अचानक बोलता है, अरे रुको, अब समझ आया हम कैसे जीते। सिर्फ हथियार नहीं, तीर भी लॉर्ड वैन ने बनाए थे। अब ये सुनते ही डी का दिल टूट जाता है। क्या इन सबको तलवार भी मिल गई और मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला? बेचारा डी तो वही बच्चों की तरह जिद करने लगता है, लॉर्ड वैन मेरे लिए भी एक तलवार बना दो। उधर वहीं आर्जो की टीम हंस हंस कर लोटपोट हो रही थी और अब आटो और लुई भी पीछे नहीं रहते। दोनों हाथ उठाकर चिल्लाते हैं, सर हमें भी चाहिए। और देखते ही देखते वैन के आसपास हथियार मांगने वालों की इतनी लंबी लाइन लग जाती है कि लगता था भाई ने गाँव नहीं बल्कि फुल ऑन वेपन शॉप खोल ली है। अरे अभी मेरे पास इतना सामान और पैसा नहीं है, लेकिन जैसे ही सब इंतजाम हो जाएगा मैं आप सबके लिए हथियार और घर का बंदोबस्त कर दूंगा। आखिरकार जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है उनसे पैसे कैसे ले सकता हूँ। अब वैन की ये बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी आर्जो एक नई बात बताता है। वो कहता है, अगर ये सारा लिजर्ड मीट बेच दिया जाए तो
तो हमें बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि इतना ज्यादा मीट है कि आधा तो सड़ ही जाएगा। अब ये सुनकर वैन तुरंत हिसाब लगाने बैठ जाता है। कुछ देर के बाद उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। क्या इतना सब बेचकर तो करीब 300 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। अगर इसे अपने पिछली दुनिया के पैसे में बदलें तो लगभग 30 करोड़ रुपए। हम देखते हैं कि वैन के दिमाग में तो नोटों की बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन अगले ही पल स्पार्टा उसकी सारी खुशी पर पानी फेर देता है। वो कहता है, लॉर्ड वैन, जिस गांव की कमाई 100 गोल्ड कॉइन से ज्यादा होती है उसे उसकी आधी कमाई टैक्स में देनी पड़ती है। अब वैन बेचारा यहाँ पर सैड हो जाता है। क्या मतलब आधे? मतलब 30 करोड़ में से सीधे 15 करोड़ गए। हम देखते हैं कि बेचारा वैन तो अंदर ही अंदर रोने लग जाता है, लेकिन असली टेंशन अभी बाकी थी। अगर उसके पिता को पता चल गया कि ये छोटा सा गांव अब सोने का अंडा देने लगा है तो वो बिना एक सेकंड सोचे वैन को यहाँ से हटाकर कहीं और भेज देंगे और फिर उसकी आराम वाली लाइफ खत्म हो जाएगी। तभी स्पार्टा स्माइल करते हुए कहता है, अरे इतना भी परेशान मत होइए, राज छिपाना मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। वैन उसकी तरफ देखता है। स्पार्टा धीरे से कहता है, सारा श्रेय आपके बड़े भाई मार्सिया को दे दीजिए। अब वैन तुरंत समझ जाता है, मतलब काम उसने किया और नाम भाई का होगा और भाई को भी नाम मिलेगा तो वो भी खुश रहेगा। एक तीर से यानी दो निशाने। अगली सुबह गांव में दो व्यापारी पहुंचते हैं। दोनों अपना परिचय देते हैं। हम मेरी कंपनी से आए हैं, मेरा नाम बर्ट है और मैं रैंगो। हम देखते हैं वैन उनका स्वागत करता है और सीधे उन्हें गोदाम दिखाने ले जाता है, लेकिन जैसे ही दोनों अंदर पहुंचते हैं वो दोनों शॉक हो जाते हैं। हम देखते हैं कि वहाँ पर इतना सारा लिजर्ड का सामान पड़ा हुआ होता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि सिर्फ 100 लोगों के गाँव में इतना सब कैसे हो सकता है। वे तुरंत कहते हैं, हम ये सब खरीदेंगे, पूरा का पूरा हमें चाहिए। 1 महीने के अंदर हमारी कंपनी सारी चीजें यहाँ से उठा लेगी। अब यहाँ पर वैन मुस्कुराकर हामी भर देता है। वो कहता है, वैसे मीट ज्यादा दिन नहीं टिकेगा, इसलिए वो आप लोग मुफ्त में ले जाइए, लेकिन बदले में मेरे बनाए हथियार एक बार देखकर बताइए। अब दोनों जैसे ही तलवार उठाते हैं वो हैरान हो जाते हैं। ये तो कमाल की है, इनकी कीमत आप जो चाहे ले सकते हैं। वैन स्माइल करते हुए कहता है, बस एक काम कर दीजिए, इनका खूब प्रचार करना। लेकिन हम देखते हैं कि दोनों व्यापारी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। असल में उनका प्लान था कि ये हथियार सिर्फ वहीं बेचेंगे ताकि पूरा फायदा उन्हें मिले, लेकिन वैन उनकी चाल समझ जाता है। सुनिए, अगर एक ही रास्ते पर चलने वाले दो व्यापारी एक जैसे तलवार बेचेंगे तो लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि ये हथियार कहाँ बनते हैं। अब यहाँ पर दोनों व्यापारी पकड़े जाते हैं। वैन आगे कहता है, छिपाने से अच्छा है यही दुकान खोल लो, जितना ज्यादा बेचोगे उतना ज्यादा कमाओगे। अब यहाँ पर दोनों व्यापारी खुशी से उछल पड़ते हैं, लेकिन दोस्तों असली सरप्राइज अभी बाकी था। वैन जमीन पर हाथ रखता है और कुछ ही सेकंड्स में उनके सामने एक पूरी की पूरी दुकान खड़ी हो जाती है। दोनों व्यापारी बस मुंह खोले देखते रह जाते हैं। ये बच्चा है या फिर चलता फिरता कंस्ट्रक्शन कंपनी? उधर दूसरी तरफ वही बड़ी खासी मतलब खूबसूरत दीदी और उनके साथ छोटी लड़की भी आखिरकार गाँव पहुँच जाती है। इधर हवेली में स्पार्टा वैन से कहता है, अब 100 लोगों वाला गांव भूल जाइए, हमें 10,000 लोगों के रहने लायक शहर बनाना होगा। हम देखते हैं कि वैन लगभग कुर्सी से गिर ही जाता है। क्या 10,000? 1,000 भी काफी नहीं होंगे क्या? नहीं, जिस रफ्तार से ये गांव आगे बढ़ रहा है बहुत जल्द यहाँ हजारों लोग आएंगे। वैन कुछ देर सोचता है, फिर वो कहता है, अगर ऐसा है तो मैं एक स्टार शेप वाला किला बनाऊंगा। अब यहाँ पर स्पार्टा चौंक जाता है। वैन समझाता है, अगर दुश्मन हमला करेगा तो उसे पहले नुकीले हिस्सों तक पहुँचना पड़ेगा और तब हम 3 दिशाओं से एक साथ हमला कर पाएंगे। स्पार्टा स्माइल करता है, वाह कमाल, ये डिजाइन तो शानदार है। लेकिन तभी आर्टे दौड़ते हुए आता है। लॉर्ड वैन, फर्डिनेंड काउंटी से मेहमान आए हैं। कुछ देर के बाद वैन उनसे मिलता है। वो लेडी उसे अपना परिचय देती है। मैं नई नियुक्त वॉइस काउंट पना मेरा हूँ। छोटी लड़की कहती है, मैं अर्ल फर्डिनेंड की सबसे छोटी बेटी आर्टी हूँ। वैन दोनों का आदर से स्वागत करता है। थोड़ी बातचीत के बाद पना मेरा सीधे मुद्दे पर आ जाती है। वो कहती है, तुम्हें पता है हम यहाँ क्यों आए हैं? शायद आप लोग मुझे परखने आए हैं। वाह, सिर्फ 8 साल की उम्र और इतनी समझदारी। इसके बाद वो सीरियस होकर कहती है, हमें शक है कि तुम्हारे पिता इस गांव को एक बड़ा सैनिक अड्डा बनाना चाहते हैं। इतने कम समय में इतनी मजबूत दीवारें, इतने नए घर, हमें लगा होगा कम से कम 5,000 सैनिक यहाँ भेजे गए होंगे। वैन कुछ सेकंड्स चुप रहता है और फिर जोर से हंसने लग जाता है। क्या हुआ? अब इसके बाद वैन हंसते हुए कहता है, आपको गलतफहमी हो गई है। मेरे पिता ने तो मेरे साथ सिर्फ कैम्पसिन को आने दिया था और इतना सारा सामान जो मुश्किल से एक गाड़ी में आया, मैं तो अपने परिवार से ठीक से विदा भी नहीं ले पाया था। अब ये सुनकर आर्टी और पना मेरा दोनों चौंक जाते हैं। फिर वो टिल, डी और स्पार्टा की तरफ इशारा करके पूछती है, तो ये लोग? अब टिल तुरंत आगे बढ़कर कहती है,
मैं अपनी मर्जी से आई हूँ क्योंकि लॉर्ड वैन दुनिया के सबसे दयालु इंसान है। टी भी मुस्कुराकर कहता है, मैं भी अपनी मर्जी से आया हूँ। कप्तान मुझे वापस बुला रहे हैं, लेकिन मैंने उनकी बात सुननी ही बंद कर दी। अब आखिर में स्पार्टा भी कहता है, मैं तो रिटायर हो चुका हूँ, सोचा बुढ़ापे में इसी लड़की के साथ रहकर इसे अपनी सारी सीख दे दूं। हम देखते हैं कि पनामेरा अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं होती, लेकिन गांव इतना बदल कैसे गया, आइए आप खुद देख लीजिए। अब स्पार्टा अपने अर्थ मैजिक से मिट्टी का एक विशाल ढेर खड़ा कर देता है। फिर वैन अपना हाथ उस पर रखता है और अगले ही पल मिट्टी की वो ढेरी देखते ही देखते एक विशाल इमारत में बदल जाती है। अब पनामेरा यहाँ पर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। आर्टी भी हैरान होकर पूछती है, ये आखिर किस तरह का मैजिक है? वैन हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, ये है प्रोडक्शन मैजिक, वही मैजिक जिसे पूरी दुनिया सबसे बेकार मैजिक कहती है। ये सुनते ही आर्टी अचानक चुप हो जाती है। उसकी आंखों के सामने पुराने दर्दनाक पल घूमने लग जाते हैं। शायद उसे भी कभी उसी तरह ठुकरा दिया गया था जैसे वैन को। उधर वैन आराम से कहता है, जब मेरे घर वालों को पता चला कि मेरे पास सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक है तो उन्होंने मुझे बेकार समझकर घर से बाहर निकाल दिया। इसलिए मेरे पिता को आज तक मेरी असली ताकत के बारे में पता ही नहीं है। हम देखते हैं कि पनामेरा तो कुछ सेकंड्स तक बस वैन को देखते ही रहती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतनी जबरदस्त ताकत और फिर भी उसे निकाल दिया गया। वो तो सिर पकड़कर सोचने लग जाती है, अगर मेरे पास ऐसा लड़का होता तो मैं इसे बॉर्डर पर नहीं बल्कि सीधे राजधानी में रखती। इसके बाद वह एक गहरी सांस लेकर असली रीजन बताती है, सच कहूँ तो हम सिर्फ यहाँ मिलने नहीं आए थे, हम चाहते थे कि तुम्हारी और आर्टी की सगाई कर दी जाए। वैन तुरंत समझ जाता है, असल में फर्डिनेंड परिवार दोस्ती पक्की करना चाहता था ताकि आगे चलकर दोनों राज्य के बीच कोई झगड़ा ना हो। लेकिन वैन स्माइल करते हुए कहता है, मुझे अभी शादी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, मैं तो बस अपने गाँव को बड़ा बनाना चाहता हूँ, मुझे किसी से दुश्मनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पर पनामेरा मुस्कुरा देती है। वो कहती है, सच बताऊं, पहले मैं इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थी क्योंकि मुझे लगा था तुम एक ऐसे लड़के हो जिसे घर से निकाल दिया गया है, न कोई पैसा न कोई ताकत और न ही कोई फ्यूचर, और शायद किसी दिन डाकू आकर पूरे गांव के साथ तुम्हें भी खत्म कर देंगे। वैन हंसकर कहता है, हाँ ऐसा भी हो सकता था, लेकिन पनामेरा तुरंत मुस्कुराती है, अब मेरी राय पूरी तरह बदल चुकी है। तुम उम्र में छोटे जरूर हो लेकिन सोच में बहुत बड़े हो। इसके बाद तो वो वैन की तारीफ पर तारीफ किए जाती है। बेचारा वैन इतना शर्माने लगता है कि उसे समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले। फिर पनामेरा आर्टी से पूछती है, और तुम्हारा क्या कहना है? अब आर्टी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। वो धीरे से कहती है, वैन अच्छे हैं, बहुत अच्छे, लेकिन मैं अभी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। तभी वैन मजाक करते हुए कहता है, अगर शादी करनी ही है तो पनामेरा जिसे कर लेता हूँ। अरे भाई ये क्या था, हमने तो वैन को बहुत साहू समझा था, ये तो बहुत चंट निकला। इसके बाद पनामेरा हल्का सा स्माइल करती है और आर्टी भी चैन की सांस लेती है, बच गई। इसके बाद पनामेरा कहती है, हम आज रात यहीं रुकेंगे, तुम्हारे पास सोचने के लिए पूरा एक दिन है। ये सुनकर वैन हैरान रह जाता है। उसे देखकर पहली बार पनामेरा हंस पड़ती है। अभी तक तो तुम किसी बूढ़े मंत्री की तरह बात कर रहे थे, अब जाकर 8 साल के बच्चे जैसे लगे हो। इसके बाद आर्टी पूछती है, लेकिन क्या यहाँ मेहमानों के लिए कमरे हैं? अभी तो नहीं है, लेकिन 5 मिनट बाद होंगे। सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं और अगले ही पल एक शानदार सराय तैयार हो जाता है। पनामेरा और आर्टी दोनों फिर से शौक हो जाते हैं। भाई ये बच्चा जहाँ हाथ रख देता है वहीं पर बिल्डिंग उग जाती है। आगे हम देखते हैं कि रात को सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं। वैन पूरे समय एक सच्चे जेंटलमैन की तरफ पेश आता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे माहौल हल्का हो जाता है। बातों बातों में पता चलता है कि आर्टी को गुड़िया और फूल बहुत पसंद है। वैन ने असली फूल और खूबसूरत गुड़िया कभी देखी ही नहीं थी। वो एक्साइटेड होकर कहता है, क्या मुझे दिखाओगी? आर्टी मुस्कुराकर कहती है, कल दिखाऊंगी, सब मेरी गाड़ी में रखे हैं। टिल और कैमसिन भी बच्चों की तरफ बोल पड़ते हैं, हम भी देखेंगे। अब आर्टी हंसते हुए हाँ कर देती है। अब उसे यहाँ बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। रात को पनामेरा जानबूझकर दोनों बच्चों को अकेला छोड़ देती है। वैन नोटिस करता है कि आर्टी कुछ कहना चाहती है। वो धीरे से पूछता है, सब ठीक है? आर्टी शर्माते हुए कहती है, थैंक यू, मैं बहुत डरी हुई थी, मुझे लगा था शायद मेरी जबरदस्ती शादी कर दी जाएगी, लेकिन अब समझ गई हूँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं। इतना कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वैन मुस्कुराता है, चलो कम से कम पहली मुलाकात खराब नहीं हुई। उधर स्पार्टा एक नई बात नोटिस करता है। वो कहता है, अगर फर्डिनेंड परिवार ने आर्टी को तुम्हारे लिए चुना है तो शायद उसके पास भी चारों एलिमेंट वाला मैजिक नहीं होगा। अब वैन कुछ देर सोचता है, फिर वो कहता है, अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं, अगर चाहे तो बिना शादी के भी यहाँ रह सकती है, और अगर वापस जाना चाहे तो मैं खुद उसे सुरक्षित घर पहुँचाऊंगा। और दोस्तों यही वजह थी कि सब लोग वैन की बहुत इज्जत करते थे, क्योंकि वो किसी पर अपनी मर्जी नहीं थोपता था। उधर सराय में आर्टी सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार एक ही चेहरा आ रहा
था और वो था वैन का। वो मुस्कुराकर खुद से कहती है कल मैं खुद उससे बात शुरू करूंगी। लेकिन अगली सुबह सब कुछ बदल जाता है। टिल और कैम्सन भागते हुए वैन के कमरे में आते हैं। लॉर्ड वैन जल्दी कीजिए, झील पर इमरजेंसी है। अब वैन भागते हुए बाहर निकलता है। रास्ते में वह पूछता है कि वैसे इस झील का नाम लेक वैन किसने रखा। अब दोनों यहाँ पर हंस पड़ते हैं। गाँव वालों ने वो आपके सम्मान में ऐसा नाम रखना चाहते थे। अब यहाँ पर वैन अपना सिर पकड़ लेता है, लेकिन अगली बात सुनकर तो उसकी जान ही निकल जाती है। वो गाँव का नाम बदलकर वैन टाउन रखने की सोच रहे थे। नहीं प्लीज भगवान के लिए ऐसा मत करो। अब सब लोग यहाँ पर जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। झील पर पहुँचते ही डी कहता है पानी के बीच में कोई अजीब सी चीज दिखाई दी है। अब यहाँ पर स्पार्टा ध्यान से देखकर कहता है ये अकरू जाति है, मतलब आधा इंसान आधी मछली। ये बहुत दुर्लभ प्रजाति होती है। अब वैन धीरे से पूछता है तुम्हें कुछ चाहिए क्या, लेकिन वो मछली कन्या कुछ नहीं बोलती। तब वैन अपना आखिरी हथियार निकालता है। मीट खाओगी? इतना सुनते ही वो बिजली की स्पीड से किनारे पर आ जाती है। सच में? आगे वैन उसे लिजर्ड मीट देता है। अरे वाह ये तो बहुत टेस्टी है। इसके बाद वो पूछती है इतने बड़े लिजर्ड को किसने मारा। अब पूरा गांव बिना सोचे एक साथ उंगली वैन की तरफ कर देता है। अब बेचारा वैन तुरंत कहता है अरे नहीं, हम सबने मिलकर हराया था। स्पार्टा कहता है अब शायद ये लंबे समय तक वापस नहीं आएगी। लेकिन अगले ही दिन पूरा का पूरा झील मछलियों से भर जाता है। अब वैन यहाँ पर हैरान रह जाता है। उनमें से एक बड़ा सा आदमी आगे आता है। वो कहता है मैं इस लड़की का पिता हूँ। मुझे पता चला तुमने मेरी बेटी की मदद की और इसलिए मैं अपनी बेटी लाडा पियोरो की शादी तुम्हारे साथ करने की अनुमति देता हूँ। अब पूरा गाँव यहाँ पर साइलेंट रह जाता है। वैन का दिमाग पूरी तरह से हैंग हो जाता है। क्या शादी? अब वो आदमी गर्व से कहता है मैं लाडा बेस्टा हूँ, अब से तुम मेरे दामाद हो। अब यहाँ पर वैन जल्दी से अपना हाथ जोड़ लेता है। अरे रुकिए, आपकी बेटी अभी बच्ची है, उसे तो शादी का मतलब भी पता नहीं होगा। अब यहाँ पर बेस्टा उदास होकर बताता है कि लिजर्ड मॉन्स्टरों ने उनके कबीलों पर हमला कर दिया था, बहुत से लोग मारे गए, इसलिए वो अपनी बेटी के लिए एक मजबूत सहारा ढूंढ रहा था। वैन उसकी बात समझ जाता है। वो मुस्कुराकर कहता है शादी जरूरी नहीं है, मैं वैसे भी आपकी मदद करूँगा। क्या सच? हाँ। अब बस इतना ही सुनना था कि पूरा मछलियों का कबीला खुशी से झूम उठता है। तो आज से हम यहीं रहेंगे। वैन भी तुरंत उनके लिए झील किनारे आराम करने की जगह बना देता है। अब सब लोग खुशी खुशी वहाँ रहने लग जाते हैं। इसी बीच स्पार्टा याद दिलाता है कि सीवर लाइन भी साफ करनी है। अब यहाँ पर मछली लोग हंसते हुए कहते हैं अरे ये काम तो हमारी स्पेशलिटी है। आगे हम देखते हैं कि कुछ देर के बाद ही पूरा सीवर सिस्टम चमाचम हो जाता है। वैन खुश होकर उनका धन्यवाद करता है, लेकिन तभी पनामेरा और आर्टी वहाँ पहुँच जाते हैं। वो हैरानी से उन मछलियों को देखते ही रह जाते हैं और तभी लाडा बेस्टा जोर से बोलता है अरे दामाद जी। तभी पनामेरा और आर्टी एक साथ वैन की तरफ देखते हैं। अब बेचारा यहाँ पर वैन सोचता है हे भगवान, अब इन्हें मैं कैसे समझाऊं कि ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पनामेरा तो विश्वास ही नहीं करता। वो हैरानी से कहता है रुको, क्या तुमने सच में किसी अपरूरू लड़की से शादी कर ली? अब इतना सुनते ही लाडा पियोरो बड़ी मासूमियत से बोलती है हाँ, मैं इनकी पत्नी हूँ और ये मेरे पति। अब यहाँ पर वैन तुरंत अपना सिर पकड़ लेता है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ये सब मत बोलो। लेकिन पियोरो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। वो मुस्कुराते हुए कहती है बाय मेरे छोटे पति, और इसके बाद वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। बेचारा वैन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी सफाई दे या जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें छिप जाए। अगली सुबह वैन और आर्टी एक छोटी नाव में बैठकर झील के बीच घूम रहे होते हैं। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी और पूरा माहौल काफी शांत था। वैन कल वाली घटना के लिए माफी मांगता है, लेकिन आर्टी स्माइल करते हुए कहती है चिंता मत कीजिए, पनामेरा ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। मुझे पता है वो सिर्फ एक गलतफहमी थी। अब ये सुनकर वैन राहत की सांस लेता है। फिर आर्टी चारों तरफ नजर डालते हुए कहती है आपने ये झील बनाई, पूरा गांव बदल दिया, सच में आप तो कमाल के हैं। लेकिन वैन हमेशा की तरह सारा श्रेय खुद लेने से मना कर देता है। वो कहता है अरे ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, सबने मिलकर मेहनत की है। तभी हम देखते हैं कि पानी में कुछ हलचल होती है और अगले ही पल लाडा पियोरो फिर से सामने आ जाती है। वह आर्टी को देखकर पूछती है ये लड़की है कौन? उसके पीछे पीछे बाकी छोटे अपरूरू बच्चे भी आ जाते हैं। अरे ये तो हमारा मीट वाला भाई है। अब सब नाव पकड़कर हिलाने लग जाते हैं। नाव इतनी जोर से हिलती है कि आर्टी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वह सीधे वैन के ऊपर गिर जाती है। अब ये नजारा देखते ही पियोरो का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह तुरंत पास आकर पूछती है अरे मेरे छोटे पति, आप ठीक तो है ना? अबे ओए, मैंने तेरे पापा को पहले ही समझा दिया था कि हमारी शादी नहीं हुई है। लेकिन यह सुनकर पियोरो दुखी हो जाती है। वह बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। अब बाकी छोटे बच्चे नाराज होकर नाव को और जोर जोर से हिलाने लग जाते हैं। बेचारा वैन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसने गलती क्या कर दी। अरे बस करो तुम लोग, अगर तुम शांत हो जाओगे तो मैं सबको फिर से लिजर्ड मीट खिलाऊंगा। बस फिर क्या,
मीट का नाम सुनते ही सबका गुस्सा गायब हो जाता है। उधर लाडा बेस्टा अपनी बेटी की पूरी कहानी सुना चुका था। उसका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि अब कोई नई मुसीबत आने वाली है। वह वैन के पास आता है और गुस्से में कहता है, मेरी बेटी पहले से तुम्हें अपना पति मान चुकी है और तुम दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हो। सुनिए, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपका दामाद नहीं हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि बेस्टा उसकी एक भी बात नहीं सुनता। वह ऐलान कर देता है, अब फैसला एक मुकाबले से होगा। अगर तुम जीत गए तो शादी की बात खत्म, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। अब ये सुनते ही वैन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि डी पूरे जोश में आगे आता है। वह अपनी छाती ठोककर कहता है, लॉर्ड वैन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये मुकाबला मैं जीतूंगा। तभी स्पार्टा भी सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ, जितनी जल्दी ये ड्रामा खत्म होगा उतनी जल्दी आप फिर से पढ़ाई शुरू कर पाएंगे। अब बेचारा वैन मन ही मन सोचता है, यार मेरी शादी का फैसला भी अब स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से होगा क्या? सुनो, 3 मुकाबले होंगे, जो 2 जीतेगा वही विजेता। पहला गेम कौन सा होगा इसका फैसला वैन करेगा। आगे वैन कुछ देर सोचता है और फिर अपने प्रोडक्शन मैजिक से कुछ ही सेकंड्स में पूरा वॉलीबॉल कोर्ट बना देता है। अब सब लोग यहाँ पर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में किसी ने भी पहले कभी वॉलीबॉल जैसा गेम देखा ही नहीं था। वैन सबको नियम समझाता है और मुकाबला यहाँ पर शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर मछलियों की टीम की तरफ से मैदान में उतरते हैं बेस्टा और लाडा प्योरो, जबकि वैन की टीम से पनामेरा और टिल खेलती है। लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं होती, दोनों लड़कियां लगातार पॉइंट्स हारने लगती है। इसके बाद पनामेरा टिल से कहती है, अगर अभी हार मान ली तो लॉर्ड वैन की शादी पक्की हो जाएगी। अब ये सुनते ही टिल फिर से जोश में आ जाती है। अब दोनों मिलकर शानदार वापसी करती है और पहला पॉइंट जीत लेती है। धीरे धीरे मुकाबला बराबरी पर पहुंच जाता है। अब सिर्फ आखिरी पॉइंट बचा था। दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत लगा देती है, लेकिन आखिर में बेस्टा आखिरी पॉइंट जीत जाता है। अब यहाँ पर बेचारी टिल मायूस हो जाती है, लेकिन पनामेरा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, अरे कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। वहीं दूसरी तरफ वैन सिर पकड़कर सोच रहा होता है, ये शादी का फैसला है या कोई ओलंपिक चल रहा है। अब इसके बाद दूसरी चुनौती की बारी आती है। बेस्टा स्माइल करते हुए कहता है, अगला मुकाबला तैराकी का होगा। अब ये सुनते ही वैन का दिल बैठ जाता है, क्योंकि मछलियां तो पानी में ही पैदा हुए थे और उन्हें हराना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी डी और कैम्सिन आगे आते हैं। दोनों एक साथ कहते हैं, ये मुकाबला हम जीतेंगे। अब यहाँ पर रेस शुरू हो जाती है। कैम्सिन पूरी जान लगाकर तैरता है, लेकिन प्योरो उससे काफी आगे निकल जाती है। फिर कैम्सिन किसी तरह डी को टच करता है और अब मैदान में उतरता है असली राक्षस, जो कि होता है डी। जैसे ही वह पानी में कूदता है, उसकी बटरफ्लाई स्विमिंग देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। भाई साहब, इतनी स्पीड कि पानी भी पीछे छूट जाए। कुछ ही पलों में डी मछलियों की टीम को पीछे छोड़ देता है और वैन की टीम दूसरा मुकाबला जीत जाती है। बेस्टा को तो यकीन ही नहीं होता, यार हम तैराकी में हार गए। लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी कि डी इतनी तेज तैरा कि बेचारे की स्विमिंग ड्रेस ही पीछे पानी में रह गई। बेचारा डी जीत तो गया, लेकिन बेचारे की इज्जत आधी पानी में ही बह गई। अब आखिरी मुकाबला यहाँ पर बचा था। वैन कुछ देर सोचता है, फिर वो मुस्कुराता है और अपनी मैजिक से एक अजीब सी मशीन बना देता है। अब सब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वह पुहिल से बर्फ का बड़ा टुकड़ा बनाने को कहता है। फिर मशीन में बर्फ डालकर कुछ ही सेकंड में स्वादिष्ट सेव्ड आइस यानी कि बर्फ का गोला तैयार कर देता है। अब सब लोग उसे हैरानी से देखते रह जाते हैं और वैन मुस्कुराकर ऐलान करता है, आखिरी मुकाबला होगा सेव्ड आइस खाने का। अब यहाँ पर पूरा मैदान एकदम शांत हो जाता है, क्योंकि किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी का फैसला बर्फ के गोले खाने की प्रतियोगिता से होगा। अब मुकाबले का आखिरी राउंड शुरू होने वाला था। वैन सभी को बताता है कि इस बार मुकाबला 2-2 लोगों की टीम में होगा और इस बार वह खुद मैदान में उतरेगा, लेकिन उसके साथ खेलने के लिए एक और साथी चाहिए था। तभी सबको चौंकाते हुए आर्टी आगे आती है। वो स्माइल करते हुए कहती है, मैं आपके साथ खेलूंगी। अब उसकी बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। उधर दूसरी तरफ सभी लोग मुकाबले की तैयारी करने लगते हैं। वैन अपने सामने रखी बर्फ की बड़ी बड़ी प्लेटों को देखकर मन ही मन सोचता है, लगता है इस बार मैंने सेव्ड आइस थोड़ी ज्यादा ही बड़ी बना दी। आगे पनामेरा धीरे से आर्टी के पास आती है और कहती है, क्या तुम सच में खेलना चाहती हो? अभी भी चाहो तो पीछे हट सकती हो। लेकिन आर्टी पूरे विश्वास के साथ जवाब देती है, नहीं, मैं लॉर्ड वैन का साथ नहीं छोड़ूंगी। बस फिर इसके बाद मुकाबला शुरू हो जाता है। शुरुआत में तो सभी बड़े मजे से बर्फ खाते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स के बाद सबका दिमाग जमने लगता है।
ब्रेन फ्रीज ने सबकी हालत खराब कर दी थी। फिर भी बेस्टा हार मानने वालों में से नहीं था। वह दर्द सहते हुए लगातार खाता जा रहा था। उधर पार्टी भी पूरी ताकत लगा रही थी। वह किसी भी कीमत पर वैन को हारने नहीं देना चाहती थी। वैन उसकी मेहनत देखकर खुद भी और तेजी से खाना शुरू कर देता है। चारों तरफ खड़े लोग जोर जोर से चिल्लाकर दोनों टीमों का हौसला बढ़ाने लग जाते हैं और सबसे पहले अपनी पूरी सेव्ड आइस खत्म करती है वैन और उसकी टीम। अब पूरा मैदान यहाँ पर तालियों से गूंज उठता है। बेस्टा स्माइल करते हुए अपनी हार स्वीकार कर लेता है। वैन तुरंत मौका देखकर कहता है, तो अब शादी वाली बात हमेशा के लिए खत्म। लेकिन हम देखते हैं कि बेस्टा यहाँ पर हंसने लग जाता है। अरे नहीं, अब तो तुम मुझे पहले से भी ज्यादा पसंद आ गए हो मेरे दामाद जी। अब यहाँ पर वैन बेचारा पागल हो जाता है। भाई इतनी मेहनत, इतनी ठंडी बर्फ और आखिर में मिला क्या? ठेंगा। फिर से वही दामाद वाला टैग। इसके बाद बेस्टा अपनी बेटी के साथ आराम से चलते हुए फिर उसे दामाद बुलाता हुआ निकल जाता है। बेचारा वैन, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसने मुकाबला जीता था या हार गया था। उधर दूसरी तरफ इतने बर्फ खाने के बाद अब वैन की भी हालत खराब होने लगी थी। आगे पनामेरा आर्टी की तारीफ करते हुए कहती है, आज तुमने तो कमाल कर दिया। लेकिन तभी उसकी नजर वैन पर जाती है। वह देखती है कि चाहे कितने भी मुश्किल क्यों न आ जाए, वैन हमेशा मुस्कुराता रहता है। यही से पनामेरा अपने अतीत के बारे में सोचने लग जाती है। उसे याद आता है कि बचपन से ही उसके पिता हमेशा अपने काम में व्यस्त रहते थे और उसकी माँ उसे कभी प्यार ही नहीं करती थी। ज्यादातर समय उसे नौकरानी के भरोसे छोड़ दिया जाता था। पनामेरा खुद को हमेशा एक नल्ली लड़की समझती थी। उसे पढ़ाई में भी कोई इंटरेस्ट नहीं था। वह बहुत डरपोक थी और किसी भी चीज में कोई खास प्रतिभा नहीं थी। सिर्फ उसके पास पपेट मैजिक था। एक दिन उसने सोचा कि अपनी माँ को खुश करने के लिए वह कठपुतली का शो दिखाएगी। लेकिन शो खत्म होने से पहले ही उसकी माँ ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया और गुस्से से बोली, ये कैसी गंदी मैजिक है, तुम हमारे परिवार की बदनामी हो। और दोस्तों, उसी दिन पहली बार उसे पता चला कि रईसों की दुनिया में पपेट मैजिक को बेहद घटिया और अशुभ माना जाता है। उस दिन के बाद किसी ने उसे ठीक से बात तक ही नहीं की और जैसे ही वह 10 साल की हुई, उसके पिता ने उसकी शादी तय कर दी। पनामेरा बहुत डर गई थी, लेकिन जब उसने वैन को देखा, उसकी प्रोडक्शन मैजिक को भी पूरी दुनिया बेकार मानती थी, फिर भी वह कभी हार नहीं माना। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए किया। यही से पनामेरा की सोच बदलने लगी। इसके बाद वह मन ही मन कहती है, अगर मैंने भी उस दिन अपनी मैजिक छोड़ने की बजाय मेहनत जारी रखी होती तो शायद मेरी जिंदगी भी अलग होती। और उसी पल वह फैसला करती है कि अब वह भी दोबारा मेहनत करेगी। कुछ दिन के बाद वैन पूरे गांव की मीटिंग बुलाता है। वह सबको बताता है कि अभी भी बहुत सारे काम बाकी है, लेकिन अगला दिन छुट्टी का होगा, इसलिए आज रात पूरे गांव में शानदार बारबेक्यू पार्टी होगी। अब ये सुनते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। पनामेरा मुस्कुराकर कहती है, लोगों को मोटिवेट करने का तरीका भी बड़ा अजीब है आपका। अब उसी समय आर्टी भी वहाँ पर आ जाती है। आज उसके चेहरे पर अलग ही चमक थी। वैन पूछता है, आज इतनी खुश क्यों लग रही हो? अरे आज पता नहीं क्यों बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं आज आपके साथ रहना चाहती हूँ। असल में मैं भी वही दुनिया देखना चाहती हूँ जो आप देखते हैं और धीरे धीरे आपको और भी अच्छे से जानना चाहती हूँ। अब वैन मुस्कुराकर उसकी बात मान लेता है। उधर गांव से काफी दूर आरजू और उसकी टीम अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उनके पीछे कुछ बेहद खतरनाक था, लेकिन अभी किसी को भी पता नहीं था कि वो आखिर है क्या। इधर आर्टी पहली बार पूरे गांव को ध्यान से देखती है। सिर्फ 2 हफ्तों में एक छोटा सा गांव अब किसी मजबूत किले जैसे दिखने लगा था। ऊंची दीवारें, मजबूत सुरक्षा और हर तरफ नई इमारतें। यह देखकर पनामेरा पूरी तरह से दंग रह जाती है। वह बताती है कि उसका सपना भी एक दिन अपना इलाका संभालने का है, इसलिए उसे और भी ज्यादा युद्ध उपलब्धियां हासिल करनी होंगी। तभी उसकी नजर एक अजीब हथियार पर पड़ती है। ये क्या है? इसे बैलिस्टा कहते हैं, पहले वाले से कहीं ज्यादा ताकतवर। फिर वह कैम्सिन से इसका डेमो देने को कहता है। कैम्सिन निशाना लगाता है और तीर इतनी ताकत से निकलती है कि दूर खड़ी चट्टान पल भर में ही टूट जाती है। दोनों लड़कियां यहाँ पर हैरान रह जाती है। पनामेरा तुरंत पूछती है, क्या पूरे किले पर ऐसे हथियार लगे हैं? लगभग 100 से ज्यादा। बस इतना सुनते ही पनामेरा बोलती है, मुझे एक चाहिए, जो कीमत मांगो मैं दूंगी। लेकिन वैन हंसते हुए कहता है, अरे आपकी बड़ी बड़ी बातें देखकर भी बैलिस्टा नहीं बिकेगा। अरे चलो ठीक है, बदले में मैं आपका एक एहसान मान लूंगी। अब जाकर वैन मान जाता है, लेकिन वह पूछता है, इतना भारी हथियार ले जाओगी कैसे? अरे गाड़ी भेज दूंगी। वो तो ठीक है, और इसके बड़े बड़े तीर का क्या? लोहे की है ना, बनवा लूंगी मैं। तभी कैम्सिन बीच में बोल पड़ता है। वह अपनी तलवार दिखाकर कहता है, पहले ये बताइए आपके पास इतनी मजबूत तलवार है भी? अब यहाँ पर पनामेरा अपनी बैकअप तलवार निकालती है
उसे पूरा भरोसा था कि ये तलवार टूटने वाली नहीं है। अब कैंसिन बिना कुछ बोले एक वार करता है। पनामेरा को तो झटका भी महसूस नहीं होता, लेकिन अगले ही पल उसकी तलवार 2 टुकड़ों में जमीन पर गिर जाती है। अब वह पूरी तरह से दंग रह जाती है। कैंसिन मुस्कुराकर कहता है, ये तलवार भी लॉर्ड वैन ने ही बनाई है। अब यहाँ पर वैन बताता है, और ये सिर्फ साधारण लोहे से बनी है। बैलिस्टा के तीर भी इसी तरह बनते हैं। एक तीर 2 नहीं बल्कि 3 आर्म लिजेंड को आर पार कर सकता है। अब यह सुनकर पनामेरा दंग रह जाती है। अब उसे बैलिस्टा से ज्यादा उसे तीर चाहिए थे, और वैन यहाँ पर एक असली बिजनेसमैन की तरह फिर से कमाई का मौका ढूंढ लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अब सब लोग मुड़कर देखते हैं। आर्जो और उसकी पूरी टीम जान बचाकर गांव की तरफ भाग रही थी, और उनके पीछे एक विशालकाय फॉरेस्ट ड्रैगन उड़ता हुआ आ रहा था। आर्जो जोर से चिल्लाता है, सब लोग गांव की तरफ भागो, हम इसे रोकते हैं। लेकिन वैन तुरंत मना कर देता है। वह अपने साथियों को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसी समय पनामेरा आगे आती है। वह कहती है, अब ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं रही, अगर ड्रैगन गांव तक पहुंच गया तो सब खत्म हो जाएगा। वैन उसे थैंक यू करता है, फिर आर्जो को आदेश देता है, ड्रैगन को बैलिस्टा की रेंज तक लेकर आओ। पनामेरा तुरंत सैनिकों की कमान संभाल लेती है। सब लोग तैयार हो जाओ, एक इंटरमीडिएट लेवल फॉरेस्ट ड्रैगन हमारी तरफ आ रहा है। अब यहाँ पर वैन आर्टी से माफी मांगता है। उसे दुख था कि उसे भी इतना डर झेलना पड़ रहा है। वह टिल से कहता है आर्टी की रक्षा करना, और फिर डी को ऑर्डर देता है, सब लोग युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि आर्जो की टीम किसी तरह गांव के गेट तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन तभी एक लड़का ठोकर खाकर जमीन पर गिर जाता है। उसी समय बैलिस्टा से पहला हमला होता है, लेकिन एक भी तीर ड्रैगन को नहीं लगता। अब हालात और भी खराब हो चुके थे। ड्रैगन सीधे लड़कों के पीछे पड़ जाते हैं, और फिर उसकी नजर जाकर टिकती है साराह पर। साराह अपने साथियों से कहता है, तुम लोग भागो, मैं इसे रोकता हूँ। तभी आर्जो गुस्से में कहता है, दोस्तों साराह की इस कुर्बानी को कभी मत भूलना। उधर वैन तुरंत दूसरा हमला करने का आदेश देता है, लेकिन इस बार उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, ड्रैगन को किसी भी कीमत पर रोकना होगा, वरना बेचारे साराह को खाने का पहला निवाला वही बना देगा। लेकिन गाइस, पहला हमला पूरी तरह से फेल हो जाता है। गाँव की सारी बैलिस्टा से छोड़े गए तीर तेजी से ड्रैगन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो दानव हवा में ही ऐसी कलाबाजी खाता है कि सारे तीर उसके पास से निकल जाते हैं। अब बेचारा वैन ये सब देखकर 1 सेकंड के लिए शॉक हो जाता है। तभी पनामेरा आगे बढ़ती है और कहती है, अब इसे रोकने की जिम्मेदारी मेरी है। वैन उसे गौर से देखता है, और तभी उसे एहसास होता है, तो मेरा अंदाजा सही था। हमें पता चलता है कि पनामेरा कोई साधारण मेज नहीं थी, वो एक फर्स्ट क्लास एलिमेंटल मेज थी। और अगले ही पल उसके हाथ में एक विशाल भाला बनने लगता है। भाई, उस भाले की गर्मी इतने ज्यादा होती है कि दूर खड़े लोगों को भी महसूस होने लगती है। और फिर देखते ही देखते वो आग का भाला सीधे ड्रैगन के शरीर से टकराता है, और इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा जंगल तक हिल जाता है। धुआं, आग और चारों तरफ सिर्फ विस्फोट ही विस्फोट। वैन भी उसकी पावर देखकर दंग रह जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो सबके चेहरे उतर जाते हैं, क्योंकि ड्रैगन आराम से वापस खड़ा हो जाता है। अब वैन यहाँ पर समझ चुका था कि ये उन आर्म लिजर्ड्स जैसा बिल्कुल नहीं था, ये उनसे कई गुना ज्यादा ताकतवर था। इतने में ड्रैगन फिर से आसमान में उड़ जाता है। इस बार सैनिक मौका नहीं छोड़ते। बैलिस्टा के तीर उनके पंखों में जा धंसते हैं। सब लोग अब यहाँ पर खुश होते हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। वैन तुरंत दूसरा हमला करने का आदेश देता है। एक बार फिर दर्जनों तीर हवा को चीरते हुए ड्रैगन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इस बार ड्रैगन पहले से तैयार था। वो हवा में ही अपना रास्ता बदल लेता है, और फिर एक भी तीर उसे छू नहीं पाता। अब ये देखकर तो वैन के होश ही उड़ जाते हैं। वो मन ही मन सोचता है, ये तो हमारे अगले हमलों का भी अंदाजा लगा चुका था। मतलब कि दोस्तों, ये मॉन्स्टर सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि बेहद चालाक भी था। अब मामला थोड़ा टेंशन वाला हो चुका था। उधर आर्जो और उसकी टीम किसी तरह गांव की दीवार तक पहुंच जाती है। उन्हें लगता है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन वैन जानता था कि अभी असली खतरा बाकी है। तभी पनामेरा फिर से आगे आती है। मैं इसे कुछ देर और रोकती हूँ, तुम लोग भागो यहाँ से। इतना कहकर वो दोबारा आग का भाला तैयार करती है। ड्रैगन इस बार हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी पल में पनामेरा अपनी मैजिक कंट्रोल कर लेती है, और आग का भाला हवा में ही मुड़ जाता है और सीधे ड्रैगन के चेहरे पर जाकर फटता है। भारी धमाके के साथ ड्रैगन जमीन पर ही गिर जाता है। भागो, अभी यही मौका है। अब सब लोग अपनी जान बचाकर गांव की तरफ दौड़ने लग जाते हैं। लेकिन भाई, ये ड्रैगन भी किसी फिल्म का विलन था। वो एक लंबी छलांग लगाता है और सीधे गांव की दीवार के ऊपर पहुंच जाता है। उसका एक ही वार
वैन की बनाई हुई एक बैलिस्टा को चकनाचूर कर देता है। उसी समय हम देखते हैं कि वैन की नजर स्पार्टा पे पड़ती है। वो अकेले ही ड्रैगन की तरफ बढ़ रहा था। वैन जोर जोर से चिल्लाता है, स्पार्टा वापस आइए, अकेले जाना मौत को बुलाना है। लेकिन हम देखते हैं कि वो बुढ़ा बहुत ही ज्यादा जोश में होता है। अगर मैं नहीं रुका तो बाकी सब नहीं बच पाएंगे, बस मुझे कुछ सेकंड्स दे दो। अब वैन उसकी आंखों में देखता है और वह उस पर भरोसा कर लेता है। हम देखते हैं कि अगले ही पल स्पार्टा अपनी पूरी अर्थ मैजिक छोड़ देता है। जमीन जोर जोर से कांपने लग जाती है। विशाल चट्टाने और मिट्टी की लहरें सीधे ड्रैगन के ऊपर टूट पड़ती है। कुछ ही सेकंड्स में पूरा ड्रैगन मलबे के नीचे दब जाता है। वैन अब यहाँ पर खुश होकर जोर से चिल्लाता है, सभी लोग जल्दी गांव के अंदर जाओ। लेकिन उधर हम देखते हैं कि स्पार्टा आराम से टहलता हुआ वापस आ रहा होता है, जैसे पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहा हो। यार इतनी तेज दौड़ना मेरी बूढ़ी हड्डियों के लिए ठीक नहीं है। अरे चाचा मेरे, अभी जोक मारने का टाइम नहीं है, जल्दी दौड़ यहाँ से। तभी हम देखते हैं कि कैम्सिर वैन को रोक लेता है। यंग मास्टर आप आगे आइए, मैं सर को लेकर आता हूँ। अब आगे हम देखते हैं कि वैन मजबूरी में आगे दौड़ पड़ता है। लेकिन गांव अभी भी काफी दूर था और सबकी ताकत जवाब देने लगी थी। वैन समझ जाता है कि अगर ड्रैगन दोबारा बाहर निकल गया तो पूरा गांव तबाह हो जाएगा। तभी पना मेरा आकर कहती है, सभी बैलिस्टा तैयार है। अब वैन को अचानक उसका वादा याद आता है। वो कहता है अब वो एहसान चुकाने का समय आ गया है। जैसे ही ड्रैगन दोबारा खड़ा होकर दीवार के पास आए, तुम अपने पूरी ताकत से उसे कुछ सेकंड्स के लिए रोक देना। उसी पल गांव की सारी बैलिस्टा एक साथ हमला करेगी। पना मेरा मुस्कुराकर कहती है, इतनी ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल सिर्फ उसे रोकने के लिए ये पहली बार होगा। उधर हम देखते हैं कि मलबा जोर जोर से हिलने लग जाता है और अगले ही पल फॉरेस्ट ड्रैगन फिर से बाहर निकल आता है। उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा गुस्सा था। वैन तुरंत ऑर्डर देता है, सभी बैलिस्टा रेडी करो, लेकिन कोई भी तीर तब तक मत छोड़ना जब तक निशाना बिल्कुल पक्का न हो। वैन अभी नई रणनीति सोच ही रहा था कि तभी दूर से किसी की तेज कदमों की आवाज आती है। वो मुड़कर देखता है तो डी अपने दो साथियों के साथ पूरी रफ्तार से ड्रैगन की तरफ दौड़ता चला आ रहा था। सुनो, सिर्फ तुम 3 लोग उस ड्रैगन से लड़ोगे? तभी डी मुस्कुराता है और अपनी तलवार निकालता है। लॉर्ड वैन, जब हाथ में आपकी बनाई तलवार हो तो दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों न हो, डरना मना है। इतना कहकर डी सीधे फॉरेस्ट ड्रैगन की तरफ टूट पड़ता है। तो जैसे ही सभी बैलिस्टा एक साथ फायर करते हैं, उनके विशाल बोल्ट सीधा ड्रैगन की तरफ उड़ते हैं। लेकिन इस बार भी ड्रैगन अपने विशाल पंजों से हमला रोक देता है। अगले ही पल वो जोरदार पलटवार करता है। आर्टी और लुई तुरंत डी को बचाने के लिए सामने कूद पड़ते हैं, लेकिन ड्रैगन की एक ही टक्कर दोनों को कई मीटर दूर उछाल देती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि डी और बाकी लोग बिल्कुल खुले मैदान में थे। ड्रैगन बस एक छलांग दूर था, लेकिन तभी स्पार्टा अपनी लाठी जमीन पर मारता है और अगले ही सेकंड पूरी धरती कांप उठती है। विशाल मिट्टी और पत्थरों की दीवारें ड्रैगन के सामने खड़ी हो जाती है। ड्रैगन का हमला उसी दीवार से टकरा जाता है। वैन तभी तुरंत चिल्लाता है, स्पार्टा, कैम्सिन, जल्दी पीछे हटो। आगे डी भी सबको आदेश देता है, भागो, जितनी तेजी से भाग सकते हो। अब उनका प्लान काम कर चुका था। उन्होंने ड्रैगन को कुछ कीमती सेकंड्स के लिए रोक लिया था। अब बारी थी पना मेरा की। वह अपना हाथ आसमान की ओर उठाती है। उसके चारों तरफ आग की लपेटें घूमने लगती है और अगले ही पल एक विशाल आग वाला भाला ड्रैगन की तरफ बिजली की रफ्तार से निकलता है। तभी इतना बड़ा धमाका होता है कि पूरा जंगल आग की रोशनी से चमक जाता है। आसपास खड़े लोग भी पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन धुआं हटते ही ड्रैगन फिर से खड़ा दिखाई देता है। भाई ये ड्रैगन है कि क्या है, साला मरता ही नहीं, ये तो आग में नहाकर भी वापस आ गया। लेकिन इसी पल वैन जोर से चिल्लाता है, अभी सभी बैलिस्टा फायर करो। तभी हम देखते हैं कि इस बार दर्जनों बोल्ट एक साथ ड्रैगन के शरीर में धंस जाते हैं। अब ड्रैगन दर्द से दहाड़ उठता है, पूरा शरीर उसका छन्नी हो जाता है। धुआं धीरे धीरे छटने लगता है। आगे हम देखते हैं कि डी बहुत ही सावधानी से आगे बढ़ता है। उसे लगता है कि शायद लड़ाई खत्म हो चुकी है, लेकिन तभी ड्रैगन अपनी आखिरी ताकत जुटाकर डी पर झपट पड़ता है। दोस्तों ऐसा लग रहा था जैसे ड्रैगन कह रहा हो, अभी सालों तुम्हें बहुत जल्दी है मुझे मारने की। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर डी पहले से रेडी होता है। वह आखिरी पल में साइड हट जाता है और सीधी उसकी तलवार बिजली की तरह चमकती है और अगले ही सेकंड ड्रैगन का विशाल सिर हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसका सिर जमीन पर गिर जाता है और पूरा जंगल यहाँ पर शांत हो जाता है। कुछ सेकंड्स तक सन्नाटा छा जाता है, फिर पूरा गांव खुशी से गूंज उठता है। टिल और आर्टी दोनों दौड़ते हुए वैन के पास आती है। अरे लॉर्ड वैन, आप ठीक तो है ना? अरे यार चिंता मत करो, सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ। अब आगे पना मेरा भी उसके पास आती है। वह स्माइल करते हुए कहती है, अरे लॉर्ड वैन, आपकी लीडरशिप कमाल की थी यार, थोड़ा हमें भी लीडरशिप सिखा दो, कहो तो रात में आ जाऊं। अबे भाई ये क्या है? आगे हम देखते हैं कि वैन यहाँ पर बहुत ही अच्छे से जवाब देता है, नहीं ये जीत मेरी नहीं है,
हैं, हम सब ने मिलकर हासिल की है। अब यहाँ पर पना मेरा मुस्कुरा देती है। बहुत कम गाँव ऐसे होते हैं जो फॉरेस्ट ड्रैगन का सामना करके भी एक भी इंसान नहीं खोते। डी जैसा ड्रैगन स्लेयर, स्पार्टा जैसे जादूगर और आपकी बनाई ये पागल बैलिस्टा, ये तीनों एक राज्य को बचाने के लिए काफी है। अब यहाँ पर वैन हंसते हुए कहता है, अरे अभी तो मैं इन्हें और अपग्रेड करने वाला हूँ। मेरा अगला टारगेट है एक साथ 10 तीर छोड़ने वाली बैलिस्टा। अब दोस्तों यह सुनकर पना मेरा की आंखें गोल हो जाती है। क्या भाई आपको दुनिया जीतना है क्या? अब धीरे धीरे पूरे गाँव में जीत का जश्न शुरू हो जाता है। पना मेरा घोषणा करती है, आज एक और खास समारोह होगा क्योंकि जिसने ड्रैगन को हराने में सबसे बड़ा योगदान दिया उसे मिलेगा ड्रैगन स्लेयर का सम्मान। अब यहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। वैन सबके सामने खड़ा होकर कहता है, आज हमने सिर्फ एक ड्रैगन नहीं हराया, हमने साबित कर दिया है कि अगर पूरा गांव एक साथ खड़ा हो जाए तो कोई भी दुश्मन बड़ा नहीं होता। अब इतना ज्ञान फैलने के बाद पना मेरा मंच पर आती है। वह कहती है, सामान्य परिस्थितियों में एक फॉरेस्ट ड्रैगन पूरे शहर को मिटा सकता था, लेकिन यहाँ एक भी इंसान नहीं मरा, सिर्फ दीवार का एक ही हिस्सा टूटा और 2 बैलिस्टा खराब हुई। अब इसके बाद वह सबसे पहले डी को सम्मान देती है जिसने एक ही वार में ड्रैगन का सिर काट दिया, और इसके बाद स्पार्टा का नाम लिया जाता है जिसकी अर्थ मैजिक ने पूरे युद्ध का रुख बदल दिया। और आखिर में पना मेरा वैन की तरफ देखती है। फेरियो परिवार के चौथे पुत्र लॉर्ड वैन। इतनी कम उम्र में मैंने किसी को इतनी दूर की सोच रखते नहीं देखा। उन्होंने गांव बनाया, रक्षा व्यवस्था तैयार की और पूरे युद्ध में एक सच्चे लॉर्ड की तरह सबका नेतृत्व किया। अब यहाँ पर पूरा गांव तालियों से गूंज उठती है। वैन शर्माते हुए सिर खुजलाने लगता है। अरे यार इतना डैंड्रफ कहाँ से हो गया? भाई वैन हेड एंड शोल्डर यूज कर यार, अगर तुझे डैंड्रफ है तो। यार अब बस भी करो, इतनी तारीफ मत करो मेरी। लेकिन पना मेरा मन ही मन सोच रही होती है, उसने अपनी जिंदगी में सैकड़ों योद्धा देखे थे लेकिन वैन जैसा इंसान पहली बार देखा था। इसके बाद उसकी पुरानी यादें सामने आती है कि कैसे बचपन से उसने बहुत ही डिफिकल्ट ट्रेनिंग की, कैसे अनगिनत युद्ध लड़े और आखिरकार अपनी मेहनत से वॉइस काउंटेस का पहला पद हासिल किया। फिर उसे याद आता है जब काउंट फर्डिनेंड ने अपनी सबसे छोटी बेटी आर्टी की शादी वैन से कराने की बात कही थी। तब तो उसे लगा था कि ये लड़की अपनी जिंदगी बर्बाद करने जा रही है, लेकिन अब वह पूरी तरह अपना फैसला बदल चुकी थी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि वैन कैसा इंसान है और इसी वजह से वह सबके सामने ऐलान करती है, मैं वॉइस काउंटेस पना मेरा कियन आज से लॉर्ड वैन के साथ आधिकारिक गठबंधन करना चाहती हूँ। अब यह सुनकर पूरा गांव हैरान रह जाता है। वैन भी चौंक जाता है। पना मेरा आगे कहती है, जिस मार्किस ने इस गांव की कभी मदद ही नहीं की, अब उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि आज से मैं और मेरा परिवार इस गांव के साथ खड़े हैं। अब यहाँ पर वैन समझ जाता है कि ये मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। वह मुस्कुराकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मुझे ये गठबंधन मंजूर है। लेकिन ये हरामी मन ही मन सोच रहा था कि वैसे अगर शादी करनी ही पड़ी तो पना मेरा भी कोई बुरी ऑप्शन नहीं है। अरे भाई की नजर आखिर कहाँ गई, आप तो समझ ही गए होंगे। अब कुछ दिनों के बाद स्पार्टा वैन से कहता है, अब अगला मिशन है इस गाँव की आबादी बढ़ाना। जितना ज्यादा लोग आएंगे उतनी तेजी से यह गांव एक असली शहर बनेगी। वैन भी सहमति में सिर हिलाता है। टिल दौड़ते हुए आती है, अरे लॉर्ड वैन, बोट और रैंगो वापस आ गए हैं और तो और इस बार उनके साथ पूरी कंपनी आई है। वे पूरे ड्रैगन का सामान खरीदना चाहते हैं। अब वैन तुरंत गोदाम की तरफ निकल पड़ता है। ड्रैगन को हराने के बाद जब व्यापारी उसकी लाश की कीमत लगाने लगे तो बर्ट और रैंगो ने एक ऐसी बात बता दी जिसे सुन के तो वैन के होश ही उड़ गए। उनके मुताबिक सिर्फ इस ड्रैगन की बॉडी की कीमत कम से कम 100 प्लेटिनम कॉइन थी और अगर इसे हमारी दुनिया के पैसे में कन्वर्ट करे तो ये होता है लगभग 10 अरब येन। मतलब भाई ने एक ही ड्रैगन मारकर लॉटरी जीत ली। हम देखते हैं कि वैन वही खड़ा खड़ा हिसाब लगाने लगता है। यार आखिर मैं इतने पैसों का करूंगा क्या? अबे भाई वैन, अगर तुझे इतने पैसे नहीं चाहिए तो मुझे दे यार, थोड़े इस गरीब पर भी दया कर दे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। सामने खड़े बाकी व्यापारी आपस में धीरे धीरे कुछ फुसफुसा रहे थे। वैन तुरंत पूछता है, तो आप लोग कितना देने वाले हैं? हम देखते हैं कि उनमें से एक मुस्कुराते हुए आगे आता है और बड़े एटीट्यूड से बोलता है, हम मेरी कंपनी से आए हैं, पूरे देश की सबसे बड़ी व्यापारी कंपनी, इसलिए सबसे अच्छी कीमत सिर्फ हम दे सकते हैं। अब ये सुनकर वैन और भी ज्यादा खुश हो जाता है। उसे लगता है अब तो यार जैकपॉट लगने वाला है। लेकिन अगले ही पल उस व्यापारी ने जो कीमत बताई उसे सुनकर माहौल ही बदल गया। हम 60 प्लेटिनम कॉइन देंगे। वैन कुछ सेकंड तक उसे देखता ही रह जाता है। फिर वह बिना कुछ बोले बोट और रैंगो को अलग ले जाता है और जैसे ही दोनों ये रकम सुनते हैं उनका खून खोल जाता है। ये तो सीधी सीधी लूट है यार। इस ड्रैगन के पार्ट्स की कीमत इससे कहीं ज्यादा है। तभी मेरी कंपनी वाले भी वहाँ आ जाते हैं और दोनों को डांटते हुए कहते हैं, अबे ओए चिलगोजो,
तुम लोग सिर्फ कर्मचारी हो, जितना कहा जाए उतना ही बोलो। लेकिन बर्ट और रैंगो पहली बार अपने मालिकों के सामने खड़े हो जाते हैं। वे साफ मना कर देते हैं, यार हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। अब उनकी बात सुनकर सामने खड़ा मूंछों वाला व्यापारी हंसने लग जाता है। कर दे दो ईमानदारी, आखिर में ये लड़का 60 कॉइन लेकर ही मानेगा, क्योंकि अगले 1 साल तक कोई दूसरा व्यापारी यहाँ आएगा ही नहीं। हम देखते हैं कि वैन चुपचाप पूरी बात सुन रहा था और अब उसे समझ आ गया था कि बर्ट और रैंगो सच में ईमानदार लोग हैं। इसके बाद दोनों कहते हैं, हो सकता है हमें नौकरी से निकाल दिया जाए, लेकिन धोखा देकर कमाया हुआ पैसा हमें मंजूर नहीं। अब ये सुनकर वैन हैप्पी हो जाता है। वो कहता है, अगर तुम दोनों इतने ईमानदार हो तो अपनी खुद की कंपनी क्यों नहीं खोल लेते। अब यहाँ पर दोनों एक लंबी सांस लेते हैं। भाई कहना आसान है, लेकिन उसके लिए 3 शर्तें पूरी करनी होती है। पहली, व्यापारी गिल्ड की भारी फीस, दूसरी अपनी खुद की दुकान और तीसरी किसी बड़े रईस का सपोर्ट। अब यहाँ पर पहले 2 बातें सुनकर वैन सोचने लगता है, दुकान तो मैं भी बना दूंगा, पैसे भी हो जाएंगे, लेकिन तीसरी शर्त सबसे मुश्किल थी। कोई रईस आखिर उन्हें सपोर्ट क्यों करेगा। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर पनामेरा आगे आती है और बिना 1 सेकंड सोचे वो कहती है, अरे मेरे लॉर्ड वैन, मैं अपना नाम दूंगी। अब यहाँ पर सब लोग उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। वैन भी यहाँ पर हैरान रह जाता है, लेकिन मेरी कंपनी तो राजघरानों की पसंदीदा कंपनी है। अगर आपने उनका विरोध किया तो आपके लिए मुसीबत नहीं होगी। अब यहाँ पर पनामेरा मुस्कुराती है, अरे नहीं, मैं अभी नई वॉइस काउंट बनी हूँ। एक छोटी सी कंपनी को सपोर्ट करने से कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उल्टा अगर राजघराना मुझे रोकने की कोशिश करेगा तो उनकी ही बदनामी होगी। वैसे तुम एक काम क्यों नहीं करते, सबको बता देते हैं कि ड्रैगन मैंने मारा था। पर वैन उसे मना कर देता है, अरे नहीं, अगर ऐसा हुआ तो लोग आपकी जांच शुरू कर देंगे और जांच करते करते कुछ और ही जांच ना कर दे। अब यहाँ पर पनामेरा कुछ सेकंड्स तक उसे देखती रहती है, फिर वो मुस्कुराकर कहती है, तो फिर तो एक ही रास्ता बचा है, तुम खुद रईस बन जाओ। अब यहाँ पर वैन चौंक जाता है। क्या? पनामेरा उसे समझाती है, मैंने एक साधारण नाइट से शुरुआत की थी, फिर धीरे धीरे वॉइस काउंट बनी, लेकिन तुम मार्किस के बेटे हो, तुम तो यार सीधे बैरन बन सकते हो। अपना खुद का नोबल हाउस बनाओ और पूरे राज्य को बता दो कि ड्रैगन स्लेयर कोई और नहीं बल्कि 8 साल का वैन है। अब यहाँ पर वैन घबरा जाता है, 8 साल की उम्र में इतना नाम, ये तो बहुत खतरनाक होगा। उसकी बात सुनकर पनामेरा हंस देती है, अरे यही तो चाहिए बालक, पूरा राज्य तुम्हें जानेगा और नोबल बनने का रास्ता भी खुल जाएगा, कुछ दुश्मन भी बनेंगे। इसके बाद वैन कहता है, तो पनामेरा भी कहती है, तो क्या अपने बैलिस्टा से 10-20 लोगों को उड़ा देना, बाकी अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। हम देखते हैं कि वैन वहीं पर फ्रीज हो जाता है। उसके मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, अरे यार ये औरत तो बहुत खतरनाक है। बर्ट और रैंगो को जब पता चलता है कि पनामेरा खुद उनका साथ देगी तो दोनों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वे ड्रैगन की बॉडी राजधानी ले जाने के लिए गाड़ी ढूंढने पहुंचे तो पता चला पूरे इलाके की सारी गाड़ियां मेरी कंपनी पहले से ही किराए पर ले चुकी थी। मतलब कि वे चाहते थे कि बर्ट और रैंगो हार मानकर वापस उनके पास आ जाए, लेकिन वे शायद एक चीज भूल गए थे। उनके सामने वैन खड़ा था। अरे गाड़ी नहीं है, कोई बात नहीं, मैं बना दूंगा। ताजमहल चाहिए तो वो भी बोलो, बस ऑर्डर दो ऑर्डर। आगे हम देखते हैं कि एक शानदार नई गाड़ी तैयार हो जाती है। पनामेरा भी अपने घोड़े दे देती है। अब बर्ट और रैंगो पूरी स्पीड से राजधानी की तरफ निकल पड़ते हैं। उधर मैरी कंपनी वाले आराम से बैठे थे। उन्हें पूरा यकीन था कि उनका प्लान सफल हो जाएगा, लेकिन तभी बर्ट और रैंगो अपनी नई सुपर फास्ट गाड़ी लेकर उनके सामने से निकल जाते हैं। उन दोनों व्यापारी के चेहरे देखने लायक थे। उन्हें उसी पल समझ आ गया कि इस बार खेल पलट चुका है। इसी दौरान आगे हम देखते हैं कि पनामेरा सीधे राजा डीनो बेलिन के दरबार में पहुंचती है। बताइए, किसे नोबेल बनाने की सिफारिश लेकर आई हैं आप? वैन फेरियो की। क्या? पर क्यों? इसके बाद हम देखते हैं कि पनामेरा वैन की सारी उपलब्धियां एक एक करके बताने लगती है। डाकुओं का सफाया, गांव का विकास और आखिर में फॉरेस्ट ड्रैगन को हराना। राजा पहले सोचते हैं, लगता है ये कोई बहुत बड़ा एलिमेंटल मेज है, पर दोस्तों जैसे ही पनामेरा कहती है उसकी मैजिक सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक है। इसके बाद राजा अपनी सीट से लगभग उठ ही पड़ते हैं। व्हाट? सिर्फ प्रोडक्शन मैजिक? सो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म होती है। बट ये स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। वैन को अभी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि राजा के सामने उसका नाम जाते ही पूरे राज्य में भूचाल आने वाला है और अगले पार्ट में उसकी जिंदगी पहले जैसे कभी नहीं रहने वाली, क्योंकि उसकी खबर फैलते ही पूरे राज्य में उसके दुश्मन उसे खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलना। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।